हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज। स्वागत है आपका कलाम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। समाधान एक श्रृंखला के जो एक क्लास आपकी हो चुकी है, माइनर 2 तक के सॉल्यूशंस हो चुके हैं और उसके आगे की अब क्लास हम शुरू करते हैं। तो माइनर 3 यहाँ पर माइनर 3 का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेस्ड है कंडीशनल सेंटेंस पे। इफ वाला सेंटेंस है। फिर से देखिए कि इफ वाले सेंटेंस जो होते हैं उसके बाद इस सब्जेक्ट के बाद 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक आता है फर्स्ट फॉर्म, एक आता है सेकंड फॉर्म, एक आता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, यहाँ पर हमेशा एक हेड के साथ थर्ड फॉर्म नजर आ जाएगी। ठीक है, हेड के साथ होता है। कोई भी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट है। जब हमारी कंडीशन प्रेजेंट में होती है तो कंडीशन फर्स्ट भी बोलते हैं हम इसे। तो इसके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप हमेशा लिखोगे। सब्जेक्ट हम कॉमन ले रहे हैं कि सब में सब्जेक्ट है, मान लेते हैं। टेंस किसके हिसाब से चलेगा? यहाँ पर आप या तो विल देखोगे या शैल देखोगे। अगर सेकंड फॉर्म हुई तो आप यहाँ पर वुड या शुड या कुड का यूज करते हो। और अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो आप यहाँ पे चाहते हो कि वुड, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे नजर आए। तो इस हिसाब से कंडीशनल सेंटेंस चलते हैं। आपने देखा यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है। ठीक है, आपके मेन क्लोज में नजर आ रहा है वुड और फील का नजर आ रहा है आपको। वुड के साथ में वर्ब का बेस फॉर्म, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ये नजर आ रहा है। तो इसमें ठीक होता अगर यहाँ पर आपके पास में होता लाइक वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो ठीक होता। लेकिन ये एक मिक्स्ड कंडीशन का सेंटेंस है। मिक्स्ड कंडीशन एक खास तरह की सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कभी कभी हम इस वाली कंडीशन को इससे मैच करा देते हैं और इस वाली कंडीशन को इससे मैच करा देते हैं। ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मिक्स्ड कंडीशन में किस तरह से होता है। जब कभी भी आपको मिक्स्ड कंडीशन कहाँ यूज होती है? जब कोई भी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट के अंदर कोई भी काम हुआ लेकिन उसके इम्पैक्ट की बात आप फिलहाल कर रहे हो कि अगर उस वक्त ऐसा किया होता तो आज ऐसा असर होता। अब समझिए, जैसे कि अगर मैंने आज से 20 साल पहले तैयारी की होती तो मैं आज आरएएस बन बन जाता, आज आरएएस होता। तो अगर मान लो कि मैं 20 साल पहले की बात करके, ये तो हो गया पास्ट, इसके लिए हो सकता है कि मैं इस वाले टेंस को यूज करूं। लेकिन उसको अगर मैं प्रेजेंट में रखना चाहूं तो उसको मैं वुड के साथ बेस फॉर्म में रख सकता हूं। ठीक है, यहां पर भी यही बोला है कि वुड के साथ वुड नॉट फील सो टायर्ड, कि भाई मैं अभी थका हुआ हूं। ये आपको बताता है समय है प्रेजेंट का। तो सामने वाले ने ये कहा कि पास्ट में अगर तुमने ज्यादा मेहनत नहीं की होती, ज्यादा तुमने थकाया नहीं होता, तो तुम अभी फिलहाल प्रेजेंट में, तो ये मिक्स्ड कंडीशन का सेंटेंस बना कि तुम अभी इतना थका हुआ महसूस नहीं करते। एक सेंटेंस और मैं बोलता हूं, जैसे कि अगर मैं मान लो लिखूं, आप समझिए इस बात को। मिक्स्ड कंडीशन थोड़ा रेयर सेंटेंस है, टफ लेवल का प्रश्न है। समझिए, हैड इफ ही हैड मैरिड इफ ही हैड मैरिड इन 2020, अगर उसने 2020 में शादी कर ली होती, या फिर इफ यू हैड मैरिड, हाँ, इन 2020, तो वह अभी ही वुड बी प्लेइंग विद हिज किड्स विद हिज किड्स नाउ। अगर वो भी 2020 में उसने शादी कर ली होती तो आज वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता। आप समझिए, इस वाले सिचुएशन में आप एक एक्शन दे रहे हो पास्ट का, लेकिन उस शर्त जो है पास्ट का, उसका रिजल्ट आप पास्ट का नहीं बता रहे हो, उसका रिजल्ट यानी मेन क्लोज आप प्रेजेंट का टाइम बताना चाहते हो। अभी ऐसा हो रहा होता। तो ठीक इसी तरह से मिक्स्ड कंडीशन होने की वजह से हम यहाँ पर वुड होते हुए भी सेकंड फॉर्म नहीं चुनेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म सेकंड मीनिंग भी चेंज कर रही है। अगर तुमने नहीं किया था, अगर तुमने नहीं किया था, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पर आपको इससे ही ऑप्शन 4 शुड बी द राइट आंसर, मिक्स्ड कंडीशन की वजह से, क्योंकि हम इसे प्रेजेंट से रिलेट करा रहे हैं। रेयरली, ठीक है, टेंस का ही क्वेश्चन है। फिर से देखिए, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली शब्दों का जब हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन क्या चीज होती है, अब इसको समझिए। इन्वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है।
इन्वर्जन का मतलब होता है यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत में, वैसे तो सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप देखते हो एडवर्ब, एडवर्ब होते हैं वर्ब को इफेक्ट करने वाले, या तो हो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबको ही करते हैं, बट ऐसी एडवर्ब या तो जो कैसी हो, नेगेटिव अर्थ बनाए, नेगेटिव एडवर्ब हो, या फिर ऐसी वर्ब्स जो प्लेस बताती हो, स्थान बताने वाली। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो या फिर नेगेटिव एडवर्ब्स हो, नकारात्मक अर्थ बनाने वाली एडवर्ब्स हो, यदि इनका प्रयोग हम वाक्य की शुरुआत में करते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इन सभी ऑप्शंस में देखो, सब्जेक्ट पहले मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां पर देखो, और बाकी सब में सब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो इन्वर्जन के हिसाब से ही पूछा गया है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, लुक एट दोज क्लाउड्स, जैसे ही मैंने कहा देखो उन बादलों को, ठीक है। जब मैं कह रहा हूं कि देखो उन बादलों को, इट रेन, इट यहां पे दे रखा है रेन, मतलब ये या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकती है या फिर हो सकता है ये वर्ब की बेस फॉर्म हो। अब इसका प्रयोग हम किसके बाद कर सकते हैं? इट इज गोइंग टू के बाद, विल के साथ, इट इज टू, शैल, सभी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और आगे वाले हिस्से में देखते हैं, वी वुड बेटर। अब देखो यहां पर वी वुड बेटर, वी हैड बेटर। अब इस सिचुएशन में ये वाला जो हिस्सा है ये मॉडल की तरह काम करेगा, तो इसके बाद आपको चाहिए बेस फॉर्म, और इसमें ये बेस फॉर्म बी क्लोजिंग हो सकता है, बट यहाँ पर विल नहीं होगा, इट विल रेन नहीं। अगर इट इज गोइंग टू, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर इम्फैक्ट डाला गया है ना, देखो उन बादलों को, बारिश होने वाली है, हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, जस्ट इमीडिएट फ्यूचर की, जल्द ही कोई काम होने जा रहा है, थोड़ी ही देर में होगा, और साफ पता चल रहा है कि निश्चितता की तरफ इशारा है, तो हम इज गोइंग टू के साथ रखेंगे। विल का यूज कब करते हैं? जब आने वाले समय में हम चीजों को बताएं सिंपल फ्यूचर, कि यार कल ऐसा होगा, मतलब उसमें थोड़ा वक्त है किसी भी काम को होने में, ठीक है। और दूसरा क्लोज बेस फॉर्म का काम कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई ब्लैंक टू मीट हिम एट द स्टेशन एट 6 बट माई फ्लाइट ड्यू टू स्टॉर्म। अब यहां देखो, मैं मिलना, अब उसमें यहाँ पे वॉज सपोज टू, एम सपोज टू, वॉज सपोजिंग ऑप्शन ही गलत है, इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। ओके, हैड बीन सपोज्ड नहीं, वैसे क्यों गलत है मैं बता दूंगा, वॉज डिलेइंग, ठीक है। अब ये सारे ऑप्शन हैं सपोज, सपोज का यूज किया जाता है तय होना, इसका अर्थ होता है किसी भी चीज का तय होना, कि इस तरह से बात तय की गई थी। सो आई वॉज सपोज टू मीट हिम एट 6, मतलब मुझे 6 बजे उससे मिलना तय था, मेरा प्लान था कि मैं उससे 6 बजे मिलूं, लेकिन माई फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से मेरी फ्लाइट को देरी से कर दिया गया, या फिर उसको देर कर दिया गया। तो दोनों का टेंस सेम रहना चाहिए, कि दोनों का टेंस सेम, ये पास्ट ये पास्ट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट देकर के एक तरफ पास्ट दिया जा रहा है, ऑप्शन गलत हो गया। अब वॉज सपोजिंग की वजह से ही गलत है, यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट है, और वॉज डिलेइंग मतलब बेवजह ही कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया जा रहा है। और वैसे भी अगर भाई ये मिलना तय था, पास्ट का अगर कोई भी टाइम हम दे रहे हैं तो सेकंड फॉर्म में ही होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए? पास्ट परफेक्ट के लिए आपको एक ऐसा काम चाहिए जो पास्ट में हो, और उस पास्ट वाले काम से भी पहले अगर कुछ होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो इसके आने की कोई वजह नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले पे आ जाओ, सिंस द न्यू पॉलिसी, वंडरफुल क्वेश्चन। ध्यान से देखो, एक टेंस में हम सब चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम सिंस फोर के वाक्य लगाते हैं, है ना, मतलब सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं इनके वाक्यों में। लेकिन ध्यान से देखो, फोर के बाद तो कोई सेंटेंस नहीं आ सकता, या फिर मैं कहूं क्लोज नहीं आ सकता। इसके बाद आप या तो एक वर्ड यूज कर सकते हो, यानी कि एक शब्द, या फिर यूज कर सकते हो एक फ्रेज, ठीक है, समय बताने के लिए। इनके बाद समय बताया जाता है, लेकिन कभी कभी हम समय बताने के लिए हम इसके साथ देखो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट इसके साथ हम एक क्लोज यानी कि उपवाक्य भी यूज कर सकते हैं। क्लोज का मतलब होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और उसकी अपनी वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब जो टेंस के हिसाब से चले। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि यदि सिंस का प्रयोग हुआ है, सिंस के बाद में जो क्लोज आएगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा।
तो पास्ट इंडेफिनिट होने का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे चाहिए, पैसिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म का वॉज प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ये हो सकता है, ये नहीं, ये इम्प्लीमेंटेड सिंस द न्यू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, ये एक्टिव वॉइस के हिसाब से है, जबकि सेंटेंस पैसिव है। कैसे पता चलता है एक्टिव पैसिव का? दी गई वर्ब को करने वाला अगर उससे पहले है तब तो होगा एक्टिव सेंटेंस। क्या इम्प्लीमेंट, लागू करने का काम पॉलिसी ने किया या किसी ने पॉलिसी को लागू किया? आप कहोगे किसी ने पॉलिसी को लागू किया, तो मतलब काम को करने वाला वर्ब से पहले नहीं होगा, नहीं होगा तो सेंटेंस पैसिव है, और पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अनिवार्य है। तो यहां पर ये हिस्सा एकदम करेक्ट हुआ। समझ में आ गया ये वाला हिस्सा? आई होप समझ आ गया होगा। ये प्रेजेंट तो करना नहीं है, ये तीनों गलत हुए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज सारा, सेंटेंस है वेयर इज सारा। अब सारा कहाँ है? यहां से हमें पता चलता है कि यहां पर जो डिस्कशन हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो एटलीस्ट हमें एक ये अनुमान तो हुआ कि टेंस कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, शी ब्लैंक टू द लाइब्रेरी। ठीक है, शी वेंट टू लाइब्रेरी। अब बता रहे हो शी हैज बीन टू लाइब्रेरी, शी गोज। रोज जाने की बातें तो नहीं करेंगे, वो जाती है लाइब्रेरी। या तो आप बोलो वो गई थी या गई है या जाएगी, तो शी हैज गॉन कर सकते हैं, शी हैज बीन अगर हम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, देखो हैज बीन और हैज गॉन में फर्क क्या है ना? मैं वहां जा चुका हूं, इसको हिंदी में हम दो तरह से कह सकते हैं, या तो हम कहेंगे हैज गॉन या हम कहेंगे हैज बीन। बहुत स्मार्टली और टफ लेवल पे प्रश्न बनाए हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज को याद रखिए, आसान प्रश्न आए तो आपके साथ साथ सभी करेंगे, लेकिन अगर प्रश्न का लेवल थोड़ा ठीक आया तो केवल पढ़ने वाले बच्चे ही दौड़ में होंगे, और होना चाहिए ऐसा। जिस हिसाब से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर थोड़ा सा सब्जेक्ट का लेवल हाई रखा है, आई होप कि इस बार सेकंड ग्रेड में भी ऐसा हो। ठीक है। तो हैज गॉन का मतलब हुआ कोई कहीं जा चुका है, वहां से वापस नहीं आया। मैं यहां से मान लो मार्केट, या फिर कोई मेरा दोस्त ऋतिक यहां से मार्केट गया, वो अभी मार्केट में ही है, या फिर वो वापस अब तक आया नहीं है, तब मैं कहूंगा कि वो मार्केट चला गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट। लेकिन अगर ऋतिक मार्केट जाके वापस मेरे ही सामने खड़ा है, तब मैं कहूंगा कि ऋतिक मार्केट जाके आ चुका है। तो वहां अगर मैं कहूं कि मैं आगरा जा चुका हूं लेकिन अभी तो फिलहाल यहां खड़ा हूं, या फिर मैं कहूं कि मैं दुबई जा चुका हूं तो मैं अभी तो यहां हूं, तो कहीं पर भी जा चुका हूं वापस अगर आ गया तब उसके लिए बीन यूज करेंगे। अगर वो वापस आ जाती तो वेयर इज सारा का सवाल बनता क्या? नहीं बनता, तो वापस नहीं आई है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दो ऑप्शन हमारे हट गए हैं, वेंट और इज स्टडिंग। शी हैज गॉन एंड विल बी स्टडिंग। ये देखो, आप प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को जोड़ सकते हो, है ना? पास्ट के साथ प्रेजेंट को नहीं जोड़ते। और वैसे भी सारा टेंस किस में चल रहा है भाई? वेयर इज सारा, सारा कहाँ है? आप कहोगे कि वो लाइब्रेरी गई है, और वो, अब देखो यहाँ पे ये भी हमें बताता है फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून, बची हुई दोपहर के लिए। मतलब ये समय कौन सा है? आने वाला। और आने वाले समय के लिए आप या तो यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इस तरफ हमें कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, गोइंग टू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन सा होगा? गोइंग टू वाला होगा भाई। कहीं आप देखो कि इज स्टडिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिलहाल वैसे हो गया। ठीक है, इज गोइंग टू हो सकता था, ये नहीं है। फिर है आपके पास में, इसके लिए आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो विल, तो ये रहा विल स्टडिंग। तो यहाँ पर यह हिस्सा सही होगा। सारा क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वो गई हुई है। ठीक है, वही है, और वो वहां पर बचे हुए दोपहर में पढ़ाई करेगी, तो विल बी स्टडिंग बिल्कुल ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखिए, ही ब्लैंक। ये जो मैंने आपको सिंस वाला कॉन्सेप्ट बताया है, आप इसको पेपर में शायद देख लें, थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंस के बाद में जिस क्लोज का प्रयोग होगा उस क्लोज की वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से यानी कि सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए। ही ब्लैंक फॉर द कंपनी फॉर 30 years बाय द टाइम ही। अब यहां देखो, 30 साल, मतलब फोर के बाद में समय बताया, यानी कि ये तो आपको पता चल गया सिंस और फोर के साथ समय बताया जा रहा है, इसका मतलब टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इस वर्किंग को आपने कम से कम एक ऑप्शन हटाया, ये
कॉन्टिन्यूअस हटा दिया। अब आपके पास में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक फ्यूचर का है और एक प्रेजेंट का है, ठीक। और यहां पर देखो बाय द टाइम, जिस वक्त तक वह रिटायर हो रहा है, भाई बाय द टाइम के बाद में आप फ्यूचर का टाइम लिख सकते हो, प्रेजेंट का नहीं। और वैसे इज रिटायरिंग तो मतलब अभी का हो जाएगा ना, बाय द टाइम कंडीशन के साथ में कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हो आप, जिस वक्त तक वो रिटायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम फ्यूचर टाइम को एक कंडीशन की तरह से रखते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। मैं फिर से कहा, अगर हम आने वाले समय को या फिर हम किसी भी वाक्य के अंदर समय को एक कंडीशन की तरह बनाते हैं, तो या तो समय प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट में आएगा, फ्यूचर का भी होगा तो भी हम इसे किस में रखेंगे। अब जैसे कि अगर मान लो कि मैं कहूं कि जब तुम आओगे मैं तुमसे मिलूंगा, तो मैं मिलूंगा, ये तो मेरा मेन क्लोज है, आई विल मीट यू, ठीक है। जब तुम आओगे, तो यहां पर व्हेन के बाद में मैं टाइम बताने वाला हूं। अब याद रखो, इस बात को याद रखना, फ्यूचर का समय बताने के लिए अगर फ्यूचर बताने वाला क्लोज किसी कार्य के होने की शर्त है कि जब ऐसा होगा, जब ऐसा होता है, तो यहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट रख सकते हैं। अगर इधर फ्यूचर है तो इधर फ्यूचर है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इधर प्रेजेंट है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, पास्ट होगा तो इधर पास्ट होगा, पास्ट होने पे ही दोनों तरफ पास्ट है। तो यहां पर आप वेन को क्या बना रहे हो, टाइम के अनुसार चलने वाली एक कंडीशन, एक शर्त जो समय के साथ पूरी होगी, इसीलिए आप यहाँ पे प्रेजेंट रखोगे। ये चीज याद रखना, सेकंड फॉर्म के साथ होगा। अगला है आपके पास, इफ यू ब्लैंक योर कीज, अगर तुम्हारी चाबियां, क्या है चाबियों का, लॉसेस। अगर इफ यू लूज, अरे सब्जेक्ट के साथ एस या एस थोड़ा ना लगाओगे, प्लूरल है, तो यहां पर हैव लॉस्ट, हैड लॉस्ट, लॉस्ट, ये तीनों की गुंजाइश अभी तक है। देखते हैं, आई देम फॉर यू वाइल। अब देखो वाइल के साथ में आप कह रहे हो यू लुक इन द कार, ठीक है। वाइल के साथ फिर से क्या बता रहा है, जब तक तुम गाड़ी में देखते हो। वाइल के साथ भी ये समय का काम हो गया, समय बताया जा रहा है कि जितनी देर तुम गाड़ी में उसे ढूंढते हो। अगर समय हम प्रेजेंट में रख रहे हैं तो कहीं ये फ्यूचर वाला काम तो नहीं, बिल्कुल हो सकता है। विल सर्च, बिल्कुल इन दोनों में चॉइसेस थी, ये तो पहले ही हटा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास बचा हुआ एक आंसर, यहीं से आंसर हो जाएगा। सही क्या बना, इफ यू हैव लॉस्ट, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। और याद रखो कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रेजेंट का सेंटेंस आता है, अब प्रेजेंट का चाहे वो इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, विल शेल का प्रयोग करते हुए वर्ब का बेस फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो वही हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया और आगे विल यूज हो गया। मैंने फिर से कहा, प्रेजेंट का चाहे सिंपल यानी कि इंडेफिनिट हो, या कॉन्टिन्यूअस हो, या फिर परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों में से कोई भी टेंस क्यों ना हो, याद रखना मेन क्लोज में हम क्या रखेंगे, वर्ब का बेस फॉर्म किसके साथ, विल या शेल मॉडल के साथ। एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, जैसे कि समझिए, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इफ यू आर राइटिंग अ लेटर आई विल पोस्ट इट, करेक्ट है। इफ यू राइट अ लेटर आई विल पोस्ट इट, इफ यू हैव रिटन अ लेटर आई विल पोस्ट इट। तो यहां पर हमेशा इस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सूनर, अब फिर से देखो, थोड़ी देर पहले हमने इन्वर्जन की बात की थी, नकारात्मक समय बताने वाला शब्द इन्वर्जन होगा, तो सब में इन्वर्जन 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 हो गया, ठीक है। ओके, द मैच, देन, नो सूनर के साथ देन की जोड़ी बनती है, ये भी याद रखना। इट टू पोर विद रेन, मतलब भाई बारिश ज्यादा चालू हो गई, बारिश उंडेलना। अब यहां पे देखो, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म फिर से क्या करेगी, ये नहीं हो सकता। अब हैड के साथ में, अगर हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती तो ये थर्ड फॉर्म होती, ये गलत हो गया, तो दो ऑप्शन हट गए हमारे पास। डिड के साथ स्टार्ट हो सकता है, हैड के साथ स्टार्टेड हो सकता है, ठीक है। अब एक तरफ है डिड स्टार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ है पास्ट परफेक्ट। एक तरफ है पास्ट परफेक्ट और दूसरी तरफ है पास्ट इंडेफिनिट। अब ध्यान से देखो, आपके पास दो तरह के सेंटेंस, दो तरह के क्लोज एक साथ आते हैं। इसको ध्यान से सुनना, ये हर सेंटेंस में काम करता है, इस तरह का जो भी होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, दूसरी तरफ क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब ये तो हुआ पास्ट का परफेक्ट,
ठीक है, बोलो जरा क्या है पास्ट का परफेक्ट। हम इसी को कहते हैं डेड पास्ट। ठीक है, एक बार और बोल दो बच्चा, क्या कहते हैं इसे? डेड पास्ट कहते हैं। वहीं पर ये जो सेकंड फॉर्म है ये केवल सिंपल पास्ट है। ठीक है, सिंपल पास्ट। अब इसको मैं एक टाइमलाइन पे समझाता हूं। ठीक है, यहीं पे ड्रॉ करते हैं। कौन सा कहां पर आएगा? ये है आपका प्रेजेंट का समय, ये प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से पहले जो कुछ है वो सब क्या है? पास्ट है। ठीक, इसके बाद जो कुछ आना है ये सारा का सारा फ्यूचर है। ओके, अब हम कौन से टेंस का प्रयोग कहां करते हैं ये याद रखना, बहुत सी जगह पे ये टाइमलाइन काम आएगी। अगर मैं प्रेजेंट के बिंदु से पास्ट के किसी भी समय की बात करूंगा वो सारा सेकंड फॉर्म में होगा, ये सेकंड फॉर्म है। मैं यहां से फिर से आया, यहां की बात की तो भी सेकंड फॉर्म होगा। मैं यहां से यहां पर आ गया, सेकंड फॉर्म होगा। चाहे ये 1 साल हो, ये 500 साल हो, ये 10,000 साल हो, कितनी भी पुरानी बात हो, हर बार क्या यूज करेंगे हम? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं कभी भी पास्ट के किसी एक समय की बात करूं, आप कहोगे कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। बिल्कुल ठीक है। और इस बिंदु से पहले भी जाऊं, पहले इसका जिक्र करूं कि ये पास्ट का समय, और पास्ट से भी पास्ट अगर कुछ है तो यहां मुझे यूज करना पड़ेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, पास्ट में प्रेजेंट के समय से अब से पहले जो कुछ हुआ, अब से पहले जो कुछ हुआ पास्ट है। और मैंने पास्ट के किसी भी एक बिंदु का जिक्र करते हुए उसके बाद के किसी एक्शन की बात की, वो पास्ट का परफेक्ट होगा। आप इसमें समझिए, यहां पर पास्ट की सेकंड फॉर्म थी, अगर इस बिंदु से ये बताकर इससे पहले की बात करूंगा तो पास्ट परफेक्ट, ये बता करके इससे पहले पास्ट परफेक्ट, ये बता करके इससे पहले भी पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि मैं सोमवार को गया, पास्ट की बात है, तो सोमवार को जाने से पहले मैं मेरे दोस्त से मिला, मैं गया पास्ट की बात, और मेरे दोस्त से मिला पास्ट से भी पास्ट। तो जो दोस्त से मिलने वाला काम है उसके लिए मुझे हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से देखो, यहां पर जैसे ही मैच चालू हुआ बारिश होना चालू हो गई, तो मेरे पास दो काम है, एक मैच चालू होना, दूसरा है बारिश का होना। तो दोनों में से कौन सा पहले हुआ? आप कहोगे कि बारिश अगर पहले चालू हो जाती तो मैच शुरू ही नहीं होता। इसका मतलब मैच शुरू होते ही बारिश हुई है, लेकिन पहले कौन हुआ? मैच शुरू होने का काम। तो मैच शुरू होने वाला जो कार्य है उसको हम हेड प्लस थर्ड के साथ रखेंगे, हैड स्टार्टेड, और उसके बाद क्या हुई? बारिश चालू हुई। ठीक है, वैसे इसको चाहते तो हम सीधा सीधा समझ सकते थे, नो सूनर के साथ में पास्ट का सेंटेंस अगर है तो हम नो सूनर वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट का होता है, दूसरा पास्ट सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आप कहोगे सर पहले बता सकते थे, अरे यहां तो हो जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा, बिफोर आफ्टर के सेंटेंस हो, व्हेन के सेंटेंस हो, एज सुन एज के हो, हर जगह पर हम इसी को ही यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ते हैं। रेयरली, फिर से देखो, थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इसी रेयरली की। इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, केवल क्या होगा? रेयरली डज वन फाइंड, इन्वर्जन की वजह से जहां पे नकारात्मक शब्द होते हैं सब्जेक्ट से पहले क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर? ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें किसी तरह की गलती है? तो बताओ, ये दे पढ़ के देखते हैं। इफ ही वुड हैव स्टडीड, गलत हो गया। अरे भाई, इफ के साथ में तीन तरह का, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म, या हेड के साथ थर्ड फॉर्म। ये वुड हैव वाला सीन तो था ही नहीं ना, ये तो मेन क्लोज में होता है, इसके साथ नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस, बेकन की बात करते हैं। लो जी, आपके सिलेबस में एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ऑफ स्टडीज। ठीक है, आपके एक ऐसे है विच इज ऑफ स्टडीज। तो बेकन के बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बेकन कौन से पीरियड में आता है? वैसे इसने दो एजेस में काम किया है। ठीक है, पहला था इसका एलिजाबेथन पीरियड, फिर उसके बाद में इसने काम किया जैकोबियन एज के अंदर। ठीक, अब बेकन को हम फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म। ये क्या चीज होती है ये भी बताऊंगा। बेकन को ही हम क्या कहते हैं?
फादर ऑफ एसेज कहते हैं। ये कुछ जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसने एसेज नाम से ही ये काम किया, तो सबसे पहले इसने 10 एसेज लिखे, 10 एसेज लिखे, एसेज जिसमें कितने एसेज थे, 10। ये पब्लिश होता है, इसका पहला काम ये होता है 1597, 1597 में, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने एक और एसेज नाम से, मतलब इन्हीं के अंदर इन्हीं एसेज को इम्प्रूव करते हुए और थोड़ा सा काम किया। इसमें टोटल इसने क्या लिखा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा इनकरेक्ट कर दिया भैया, देखो मेरे दिमाग में जो चल रहा था मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पर। ये फादर ऑफ इंग्लिश एसेज है, और मैंने सोचा कि बता दूंगा कि फादर ऑफ एसेज कौन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन है, लेकिन फादर ऑफ एसेज है वो मोंटेन है, ठीक है। हाँ, हालांकि अगर फ्रांसिस बेकन से ही सवाल आएगा तो इसने 38 एसेज लिखे। ये लिखने की जो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि बेकन का सेकंड कलेक्शन ऑफ एसेज में कितने एसेज हैं, तो संख्या है 38। कब पब्लिश हुआ, तो इसका आंसर होगा 1612, 1612। फिर है आपके पास में, फिर से इसने तीसरी बार और पब्लिश किया, थर्ड पब्लिकेशन और फाइनल पब्लिकेशन है ये इसका। ये 1625 में पब्लिश किया, 1625 में, और इसमें एसेज की संख्या हो गई टोटल 58। तो टोटल 58 एसेज इसने लिखे थे, ठीक है। जिसके आपका ऑफ स्टडीज आपके सेकंड ग्रेड में है, ऑफ ट्रूथ वो किस में है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। तो ये दोनों उसी केसेस हैं। तो बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसी है, राइटिंग स्टाइल इसकी एकदम से सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। छोटे सेंटेंसेस लिखता है, सिंपल लिखता है, ठीक है। तो इस मॉन्टेन की हम बात करते हैं ना, ये मॉन्टेन तो एक्चुअल में क्या है, फादर ऑफ एसेज है, एसेज के पिता। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जो कहा जाता है वो कौन कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा का पिता इज बेकन। हम ये सारी बातें बेकन की कर रहे हैं, ये बेकन ने पब्लिश किया। तो फ्रांसिस बेकन को आप थोड़ा सा याद रखें। अब जब हम इस हिस्से की बात करते हैं आपकी लाइक ऑफ स्टडीज के बारे में, कुछ फैक्ट्स आप याद रखिए कि इसमें किस तरह से पढ़ा जाए, कौन सी पढ़ाई किस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए, किस किताब का जीवन में क्या असर है, ठीक है। किस किताब का जीवन में क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे कि कुछ किताबें होती हैं जो मनोरंजन के लिए पढ़ी जाएं, कुछ किताबें ऑर्नामेंट यानी कि डेकोरेशन के लिए, दिखावे के लिए पढ़ी जाएं, और कुछ किताबें सीखने के लिए पढ़ी जाएं। फिर दिमाग की बहुत बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, जो कुछ किताबें जैसे कि किसी को इंटेलिजेंट बनाती हैं, किसी को स्ट्रांग बनाती हैं, वाइज बनाती हैं, या फिर किसी का अगर लॉजिक अगर खराब है तो उसे मैथ्स पढ़ना चाहिए। तो इस तरह की सारी बातें इस ऐसे के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर एक लाइक क्वेश्चन है, बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो किससे प्रभावित है, ठीक है। मॉरल्स ऑफ द क्लासिकल ऑथर आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बताना है व्हाट, मतलब इस हिस्से के अंदर जो आंसर है दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू, लाइक अब ये प्रभावित किससे है, दैट इज प्लूटार्क से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। Which of the following statement about distilled books is wrong according to Bacon? ठीक है। आप ध्यान से देखो, बात हो रही है यहाँ पर फ्रांसिस बेकन की, वही ऑफ स्टडीज के बारे में कि कैसे पढ़ा जाए। अब उसमें डिस्टिल्ड बुक्स के बारे में बातें हैं। डिस्टिल्ड बुक क्या होती है, मतलब छांट करके सिनॉप्सिस तैयार किया जाना या फिर समरी तैयार करना। ये समरी है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे कि टीचर एक बहुत मोटी किताब पढ़ता है, फिर आपको उसको नोट्स में कंसाइज करके छोटा सा मैटर दे देता है, ठीक है। तो उसी तरह की बात है। तो इसके बारे में गलत कौन सा कथन है, तो डिस्टिल्ड बुक्स के बारे में, दे आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर टर्म्ड फ्लैशी थिंग्स, वो केवल दिखावे की चीज होती है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है भाई, यही तो है कि मैटर थोड़ा है, वो केवल जो ऊपरी ऊपरी सतही नॉलेज होगा। रीडिंग समरीज शुड ओनली बी अडॉप्टेड फॉर मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, ये कह रहा है कि वे किताबें जो बहुत ज्यादा मतलब की नहीं, ठीक है, कम मतलबी, कम ज्ञान वाली जो किताबें होती हैं उनको ही हमें समरी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो ऐसा भी कहता है फ्रांसिस बेकन। रीडिंग एक्सट्रैक्ट इज इनफ फॉर द बुक्स ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, ये एक ही बात है, ठीक है, कि वो किताबें जिनका इंपॉर्टेंस कम है, जिसकी लाइक मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स वही होती हैं जिनकी जिनका महत्व कम है, तो उनको उनको पढ़ने के लिए क्या काफी है, एक्सट्रैक्ट यानी कि उनकी समरी पढ़ना, उनका सिनॉप्सिस पढ़ना काफी है।
फिर फोर्थ, ये तीनों सही आ रहे हैं स्टेटमेंट। फिर है अ मैन कैन बी फुली सेटिस्फाइड विद अ मेयर सिनॉप्सिस ऑफ अ गुड बुक। अरे भाई, ये गुड बुक के बारे में आ गया। एक अच्छी किताब का, डिस्टिल्ड बुक के बारे में जो बताता है वो यही कहेगा कि एक अच्छी किताब का महज सिनॉप्सिस कैसे पर्याप्त हो सकता है। अच्छी किताब को तो आप अच्छे से पढ़िए, डिटेल से पढ़िए, उसे अच्छे से डाइजेस्ट कीजिए, उसमें सभी अच्छी चीजों को ग्रहण कीजिए। तो ये गलत हुआ। ये डिस्टिल्ड बुक्स के बारे में नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 इज आंसर। आगे बढ़ते हैं। when the poet when the poet mentions the poem और कैजुरिना। ओके, अब हमारे पास में पोएम आ रही है और कैजुरिना, जिसके राइटर हैं कौन? टोरू दत्त। ठीक है, और टोरू दत्त एक्चुअल में दो भाषाओं में लिखती हैं, ये सवाल हो सकता है। इंग्लिश में लिखा है इन्होंने और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है। एक और चीज याद रखें, इनके जो ज्यादातर शुरुआती जो काम है वो सारे के सारे ट्रांसलेशन पे बेस्ड हैं। इन्होंने फ्रेंच जो पोएम्स हैं उनको ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी भाषा में, उसके लिए ज्यादा पॉपुलर हुई। ट्रांसलेटर हैं, पोइट कम ट्रांसलेटर अगर आपको पूछे तो कौन? तो टोरू दत्त आपके सिलेबस में से। ठीक। अब इसके अलावा टोरू दत्त के बारे में आपको और दो चीज जाननी चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट है आवर कैजुरिना ट्री। तो इस पोएम के अंदर क्या खास बात है कि टोरू दत्त के दो सिबलिंग्स थे। एक भाई था अबजी, और एक आरू दत्त करके इसकी बहन थी। तो वो दोनों की डेथ हो जाती है बचपन में ही। टोरू दत्त भी बहुत यंग एज में मरी थी। टोरू दत्त को याद रखना इंडियन कीट्स कहा जाता है। इंडियन कीट्स, रीजन क्या है कि भारतीय कीट्स ये भी रोमांटिक पोएट्री लिखती थी। रोमांटिक पोएट्री यानी कि इमेजिनेशन पे बेस्ड। फिर उसके बाद में लाइक जॉन कीट्स इज आल्सो नोन फॉर रोमांटिसिज्म। और सिमिलैरिटी क्या है कि भाई ये भी कंजम्पशन यानी कि जो टीबी ट्यूबरक्लोसिस होती है उसकी बीमारी से मरी थी। और सेम जॉन कीट्स के डेथ होने का रीजन भी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि कंजम्पशन था। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, दोनों इंग्लिश के पोएट हैं, दोनों की डेथ मरने, दोनों अर्ली एज में डेथ हुई है, एक ही बीमारी से हुई है, एक ही तरह की राइटिंग शैली। तो इसीलिए इनको टोरू दत्त को नाम दिया गया इंडियन कीट्स। ये इनका कंपैरिजन किया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो अब इस पोएट्री को लेकर के याद रखिए, यह जो पोएट्री है ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। कौन सी पोएम है? नॉस्टैल्जिक। अब ये नॉस्टैल्जिक पोएम क्या होती है? नॉस्टैल्जिक पोएम मीन्स जिसमें आपके बीते हुए समय की यादें जुड़ी हों, जिसमें आपके साथ मतलब पोएट्री के अंदर क्या दर्शाया गया हो, अपने लोग जो होते हैं उनके साथ जो संबंध है वो दर्शाए गए हों, या फिर आपका पास्ट का समय किसी जगह को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आपका उसके साथ कनेक्शन दर्शाया जाए, तो उस तरह की जो पोएम होती हैं उसको हम नॉस्टैल्जिक, यानी कि जिसमें आपको याद आ रही हो किसी की, तो इस तरह की पोएम को हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। तो यह और कैजुरना ट्री एक नॉस्टैल्जिक पोएम है। इस वक्त, जिस वक्त ये पोएट्री लिखी उस वक्त इनके भाई बहन जा चुके थे, और फिर ये इंग्लैंड में है, वहां उनसे दूर हैं, और अब ये वहां से बैठे बैठे अपने भारत में जो घर है इनका, उस घर को याद कर रही हैं, जिस घर के और जो लाइक आंगन है, उस आंगन के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था, अवर कैजुरना ट्री, जिसको ये शुरू करती हैं। 5 स्टेंजा की पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम, आपके सिलेबस का हिस्सा। ठीक है, चलो बिना किसी डिले के हम सिर्फ ये देखते हैं। वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एनमास्ड, मतलब पानी की जो लिलीज हैं वो इस तरह से खिली हैं जैसे कि स्नो एनमास्ड, बर्फ जो है वो इकट्ठी हो गई है। शी इज एम्प्लॉइंग, क्या है? अरे भाई, लाइक का यूज क्या किसके लिए करते हैं हम? दो चीजों के बीच में लिलीज को कंपेयर किया है स्नो से, तो हो गया लाइक का यूज करते हुए क्या है? एक तरह का सिमिली है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पोएम ऑफ आवर कैजुरना ट्री ट्रांजिशन फ्रॉम अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन टू अ स्पिरिचुअल वन, दिस इज नोन एज। अब ये क्या है, इसको समझते हैं। यहां पर आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आपके पास में जब ये 5 स्टेंजास हैं, तो स्टेंजा 1 और 2 के अंदर वो क्या करती है? स्टेंजा 1 और 2 के अंदर कैजुरना ट्री की जो खास बात है, फीचर्स है, उस पर जिक्र होता है कि यह कितना विशालकाय है, इसके इर्द गिर्द क्या है, इसके ऊपर एक बंदर बैठा है, उस बंदर के बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, इस पे ऐसे क्रिम्जन फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी पेड़ के बारे में देती है। ठीक है, पेड़ कैसा है, उसके बाद में उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में गहन विचार करती है, उसके ऊपर सोचती है
कि या भाई क्या मतलब क्या रहा है उसके साथ में। तो इसका जो थीम है वो एलिजी जैसा है। उसके बाद में एलिजी यानी कि पर्सनल भी हो जाती है, उसके निजी दुख को ले आती है कि इसके साथ उसके बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब जब वो इनको याद करती है, उसे अपने भाई बहनों के साथ बिताया हुआ, अपने डियर लव्ड वंस जो ऐसी गहरी नींद में सो चुके हैं जहां से कभी भी वो जाग के वापस नहीं आएंगे। तो ये सारी जिक्र चलते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा में। ओके, यहां तक की बातें हुई। अब जब ये करती है तो इसे बहुत ज्यादा कंtemplate करना पड़ता है। कंtemplate करना यानी कि गहन विचार से सोचना। और जब किसी भी चीज के ऊपर बहुत गहराई से सोचा जाता है, उसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट करना या फिर मेडिटेट करना। क्योंकि इमेजिनेशन के साथ भी है इसमें। इमेजिनेशन क्या है? ये इमेजिन कर रही है कि जो गाय भैंसे हैं, जो पशु हैं, वो जा रहे हैं मेडोज की तरफ, घास के मैदान हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। वहां पर व्हाइट लिलीज हैं, वो खिल रही होंगी जैसे बर्फ की चादर फैली हो। ठीक, साथ ही साथ फिर उस आगे चल करके बहुत सारी और भी जैसे कि वो अपना लाइक बात करती है कि वो अपनी कविताओं के जरिए इसको अमर कर देना चाहती है। यहाँ पर एक रेफरेंस भी इस पोएम के अंदर, ठीक है, और वो है बोरोडेल का। अब ये बोरोडेल क्या है? बोरोडेल एक इंग्लैंड में जगह है जहां पर जो फॉरेस्ट हैं, बोरोडेल के जो फॉरेस्ट हैं, उन फॉरेस्ट के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएम लिखी और अपनी पोएम के अंदर बोरोडेल के जंगल को या बोरोडेल के ट्रीज को, पेड़ों को उसने अमर कर दिया। मतलब कविताओं के जरिए उनको बार बार पढ़ा जाएगा। तो यही कोशिश की। ये भी कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मेरी कविता और मेरे प्रेम के माध्यम से मैं तुम्हें सदियों तक जीवित रखूं। भाई फिजिकली, शारीरिक रूप से तो वो पेड़ मर जाएगा, लेकिन वो लोगों की यादों में रहे, लोग उसको याद करते रहें कविता को पढ़ते पढ़ते, जैसे हम आज भी पढ़ रहे हैं 150 साल बाद में इस कविता को। तो एक तरह से यह एक रोमांटिक है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, मेडिटेटिव यानी कि गहन विचारों के साथ लिखी गई कविता है, लिरिक है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन द फाइनल स्टेंजा, पांचवा जो स्टेंजा है, ओब्लिवियन कर्स। ओब्लिवियन का मतलब होता है भुला देना। ठीक है, भुला देना, विस्मरण। तो भुला देने का जो अभिशाप है उसको लेकर के फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम में क्या होगा? द पोइट इन्वोक्स, मतलब उसको जिक्र करती है। इसका अर्थ क्या है? द फियर दैट ट्री विल डाई ड्यू टू एज। इस बात का डर कि यह उम्र के साथ मर जाएगा पेड़? नहीं, ये नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि वो अपनी किताबों में उसकी यादों के जरिए उसे हमेशा अमर करना चाहती है। तो ऑब्लिवियन कर्स का मतलब हो गया भुला देने का अभिशाप। कि क्या होता है कि भाई देखो, इस धरती के ऊपर कोई आता है, चला जाता है, लोग कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। ठीक है, लोग जो है वो महीने भर बाद में भूल जाते हैं, रिश्तेदार हैं वो साल दो साल बाद भूल जाते हैं, फिर कभी कभार याद आता है। और जैसे ही पीढ़ी बदली तो उनको वो याद भी नहीं आता। ठीक है, तो ये तो पेड़ है, तो इस पेड़ को मतलब सबको भुला दिया जाएगा। यहाँ पर पेड़ के लिए वो किस चीज का डर है? फियर दैट हर सिबलिंग्स विल बी फॉरगॉटन, कि उसके भाई बहन को भुला दिया जाएगा। ठीक है, अ कर्स प्लेस्ड ऑन दोज हु हार्म द नेचर। यहाँ पर, या फिर द लॉस ऑफ हर ओन पोएटिक फैकल्टीज, उसकी खुद की जो काव्य की जो उसकी खासियत है, काव्य की जो उसकी स्किल्स है, दक्षताएं हैं, उसका गुम होना नहीं। या फिर जो लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे कोई इस बात नहीं हुई है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये इस पेड़ को लोग भूल गए तो उसके नीचे जो मैं मेरे भाई बहनों के साथ खेली हूँ, मेरे भाई बहन जो मेरे लिए प्रिय हैं, वो भी भूल जाएंगे। तो कवि क्या चाहती है? टोरू दत्त ये चाहती है, यहाँ पर तरुलता दत्त इनका पूरा नाम, वो ये चाहती है कि भाई पेड़ अगर याद किया जाए तो उस पेड़ के साथ साथ, पेड़ को मैंने अपनी कविताओं में रख ही दिया, और जब इस पेड़ का जिक्र होगा तो जिक्र होना चाहिए मेरे भाई बहन का भी, उनकी भी यादें ताज़ा होती जाएं। तो यस, उसको ये डर है कि कहीं पेड़ चले जाने के बाद, पेड़ की यादें खत्म हो जाने के बाद उसके भाई बहनों को दुनिया ना भुला दे। यस, तो इट शुड बी सेकंड ऑप्शन। द क्लासिक नेचर ऑफ कैजुरिना ट्री इन द पोएम इज अचीव्ड बाय। क्लासिक का मतलब क्या है? जो क्लासिक ट्रेडिशन है, ओल्ड ट्रेडिशन है, वो किस हिसाब से हमें देखने को मिलता है? कंपेयरिंग इंडियन क्लासिक नेचर टू यूरोपियन फ्लोरा, मतलब भारत का जो क्लासिक नेचर है उसको यूरोपीय फ्लोरा से। फ्लोरा और फोना क्या होती है? भाई वनस्पति की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत मतलब यूरोप की वनस्पति से कंपैरिजन है भाई इस। दूसरा है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करना यानी कि मिक्स करना। इंडियन लैंडस्केप विद वेस्टर्न पोएटिक फॉर्म्स। यस, तो वेस्टर्न पोएटिक फॉर्म्स कौन सी थी भाई? एक तो एलिजी है, फिर साथ ही साथ उसको लाइक मेडिटेटिव फॉर्म है, मेडिटेटिव लिरिक है उसके अलावा, और ये एक तरह से
लाइक किसी भी चीज को रोमांटिसिज्म के अंदर इमेजिनेशन के साथ लिखी गई है। तो यस, हाँ, इसके साथ इन्होंने क्या किया, इंडियन लैंडस्केप, भारतीय जो परिवेश है उसके जो नज़ारे हैं उसको दर्शाया, कि जैसे कि वो इमेजरी बनती है ना दिमाग के अंदर, कि पशु हैं वो सुबह सुबह उठ करके, और अभी उनकी आंखें ठीक से खुली भी नहीं और घास के मैदानों की तरफ आलसी होकर के वो जा रहे हैं। फिर वो इंडियन लैंडस्केप की, भाई जब मैं सुबह सुबह खिड़की खोलती हूँ मेरी, तो ये बड़ा पेड़ मुझे नजर आता है, इसकी चोटी पे बैठा होता है बबून, ग्रे बबून, याद रखना ग्रे बबून बैठा रहता है, और उसके नीचे जो उसके प्यूनी स्प्रिंग्स हैं, मतलब उसके छोटे बच्चे हैं, वो खेल रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसी के ऊपर वो, मतलब ये सारे जो चीजें हैं, ज्योग्राफिकल चीजें बताती है कि कौन सा जानवर है, किस तरह का मौसम है, सर हल्की हल्की सर्दी होगी, जो एकदम शांत बैठा है, सूर्य उदय को देख रहा होगा, सनराइज को देख रहा होगा। ठीक, तो ये सारे इंडियन लैंडस्केप्स की तरफ इशारा करते हैं, ग्रामीण परिवेश की, रूरल की तरफ। ठीक है, तो हाँ, इन दोनों का ये बिल्कुल ठीक है। डिस्क्राइब किया गया साइंटिफिक लैटिन टर्म्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेटाफर्स, नहीं, इस तरह का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। द फाइनल लाइन, लास्ट जो लाइन है इसी कविता में, क्या है, मे लव डिफेंड दी, मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स सर्व्स एज, इसका काम क्या है भाई, इस कविता के अंदर इस लाइन का कार्य क्या है? तो एक ऐसी प्रेयर है कि ट्री भौतिक रूप से जिंदा रहे, नहीं, यह कंक्लूडिंग बेनिडिक्शन है, यह कंक्लूड करता हुआ, निष्कर्ष निकालता हुआ एक आशीर्वाद है। भाई मे के साथ में हम बेनिडिक्शन करते हैं, ब्लेस करना, इसका मतलब हो गया ब्लेस करना। आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस तो देखे होंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, ब्लेस करना चाहे कर्स करना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ये वाला सेंटेंस, मे लव डिफेंड दी का मतलब यू, कि भाई ईश्वर से उम्मीद करती हूं कि तुम्हें भुला देने के अभिशाप से मेरा प्रेम तुम्हें बचा के रखे। तो ये एक तरह का आशीर्वाद सा दिया है। वार्निंग नहीं है फ्यूचर जनरेशन के लिए, इस बात की स्वीकृति कि कवि निराश हो चुका है, नहीं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which poet worked during the Jacobean age and associated with the historical and patriotic poetry? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। आंसर तो इसका माइकल ड्राइटन है, बट बाकी की चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, इनके बीच में आपको फर्क समझना होगा कि कौन सा पॉइंट किस तरह का है। ठीक, आप समझिए, सबसे पहले जैकोबियन एज की बात हो रही है, तो जैकोबियन एज जो है वो चालू होती है पोस्ट एलिजाबेथन, एलिजाबेथन के जस्ट बाद में। ठीक है, यानी कि 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, और गद्दी पर स्कॉटलैंड से एक राजा आता है जिसका नाम जेम्स द फर्स्ट होगा। जेम्स द फर्स्ट को अब जैकब नाम भी उसी का है, तो जैकब से बना जैकोबियन, ये किस भाषा में है वो सब चीजें देख लेना। 1603 से लेकर 1625 तक ये जिंदा रहता है, तो इस वर्ष को हम जैकोबियन एज कहते हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में अलग से दिया है, याद रखना। एक इंपॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, 1605 में एक इंसिडेंट होता है जिसे हम बोलते हैं दी गन पाउडर प्लॉट। क्या बोलेंगे? द गन पाउडर प्लॉट, आप लिख सकते हो कमेंट में। द गन पाउडर प्लॉट क्या चीज है? इसमें राजा किंग जेम्स यानी कि जैकब को मारने की साजिश होती है, और इस साजिश का जो करता धरता था, जो आरोपी था, उसका नाम था गाय फॉक्स। ठीक है, गाय फॉक्स। तो गाय फॉक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसे बाद में मार दिया जाता है। गन पाउडर मतलब जो पार्लियामेंट हाउस है उसके बेसमेंट के अंदर बहुत सारी गन पाउडर रख दी थी, उस पूरे पार्लियामेंट को उड़ाना था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए और उसको पकड़ लिया गया, इसको मार दिया गया, बस याद रखना। फिर इसी की एज में 1607 में यूएसए में, अमेरिका में पहली ब्रिटिश कॉलोनी स्टैब्लिश होती है जिसका नाम है जेम्स टाउन। ठीक है, जेम्स अपने ही नाम से रखेगा, जेम्स टाउन। ठीक है, 1607 में। ठीक, फिर इसने ही दो तीन चीजों से और रिलेवेंट है ये। ठीक है, और जैकोबियन एज के बारे में, अब जैकोबियन एज के बारे में एक प्रश्न पिछली बार आया था कि किस तरह के जो काम है यहाँ पे ज्यादातर होते हैं। तो एक तो इसकी एज में प्रोज थोड़ा सा डेवलप हुआ, फ्रांसिस बेकन ने ज्यादातर अपने अच्छे काम इसी एज के अंदर किए हैं, जो भी प्रोज है यानी कि ऐसे राइटिंग है, तो प्रोज यहाँ पे डेवलप हुआ। और एक इंपॉर्टेंट है जैकोबियन एज किस चीज के लिए, कि भाई देखो ट्रेजेडीज हैं उसकी शुरुआत एलिजाबेथन में हो गई थी। ट्रेजेडी मतलब ऐसे नाटक या फिर ऐसे प्ले ड्रामा जिनका अंत दुखद हो। ठीक है, लेकिन रिवेंज ट्रेजेडी,
देखो रिवेंज ट्रेजेडी, बदला लेने वाली ट्रेजेडी, ठीक है। कभी कभी इसी को दे देते मर्डर ट्रेजेडी, मतलब जिसमें खून खराबा होगा, ठीक है। जिसमें आप भाई मैकबेथ आपके सिलेबस में पढ़ते हो, वो भी तो एक रिवेंज और मर्डर ट्रेजेडी है। यहाँ पे किंग डंकन को मार दिया जाता है, ठीक, फिर बैंको को मार दिया जाता है, देयर आर मेनी। फिर ध्यान से समझो इस चीज को कि रिवेंज ट्रेजेडी या मर्डर ट्रेजेडी हो सकता है, आप इसे ब्लड ट्रेजेडीज भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेजेडीज जो हैं, खून खराबे वाले जो काम है, वो इन दिनों में होने लग गए थे, ठीक। तो मतलब जो राइटिंग के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की चीजें हुई। अब आपसे सवाल ये पूछा है, जैकोबियन एज के अंदर ऐसा कौन सा ऑथर है जो किससे जुड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल और पेट्रियोटिक पोएट्री से, यानी कि देशभक्ति से पूर्ण और ऐतिहासिक सब्जेक्ट के ऊपर पोएट्री लिखने का काम किसने किया है, तो वो होगा माइकल ड्राइटन। हम जॉन मिल्टन की बात करते हैं, तो जॉन मिल्टन ने क्या चीज लिखी है बताओ। जॉन मिल्टन इज मोर नोन फॉर, तो यहाँ पर आपके पास में माइकल ड्राइटन वो इंसान है जिसने जैकोबियन एज के दौरान इन चीजों को लिखा, ठीक है। एडमंड स्पेंसर प्योरली कहाँ पर हैं, एलिजाबेथन एज के अंदर, और ये जाने जाते हैं फेरी क्वीन के लिए। बेन जॉनसन जो है, लाइक बेन जॉनसन इज मोर नोन फॉर किसके लिए, बेन जॉनसन जाने जाते हैं मास्क के लिए, ठीक है। ये मास्क के लिए फेमस है। अनऑफिशियल रूप से ये पोइट लॉरिएट है, अनऑफिशियल। फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड तो जॉन ड्राइडन है, ऑफिशियली जिसको 1667 में गद्दी पे मतलब पोइट लॉरिएट की उपाधि दी गई। फिर है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज व्हाट, जॉन मिल्टन है रेनेसांस का लास्ट ग्रेट। अब भाई ये 1608 में तो पैदा हुआ, अब यहाँ तक 25 तक जैकोबियन एज चली है, मतलब जिस वक्त इसकी उम्र 15-17 साल रही होगी, तब तक इसका कोई खास काम आता नहीं है। वैसे 1637 में इसका एक इंपॉर्टेंट काम आता है जो कि एक एलेजी है, ठीक है। तो लिसिडस। फिर अब यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि जॉन मिल्टन ने इस एज में काम ही नहीं किया, तो बच गया कौन आपके पास में, केवल माइकल ड्राइटन। ऐसे कर सकते थे आप। फिर है, टू विच कंटेम्प्रेरी मोनार्क डज द पोएम द सन राइजिंग अब डन अल्यूड व्हेन ही मेंशंस किंग विल राइड। भाई किंग जाएंगे, तो इसका आंसर है किंग जेम्स द फर्स्ट की तरफ। तो जॉन डन ने जो काम किया वो ये, मतलब सवाल ये है कि अब हम समझें, ये आप कहोगे कि आया तो बाद में है, लेकिन हाँ ये किंग उसी के लिए है जो शिकार पे जाया करता था, और शिकार पे जाने का काम ये किंग जेम्स को रेफरेंस डाला गया है कि ऐसा कौन सा कंटेम्प्रेरी मोनार्क है जो यह इस कविता के अंदर, द सन राइजिंग किस तरह की पोएम है, एक मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक है। तो ये मेटाफिजिकल पोएम के अंदर एक लाइन आती है, द किंग विल राइड, ठीक है, जाओ जाकर के जो तुम जो सैनिक हैं उनको जगाओ, तुम हमारे पास क्यों आए हो, मतलब ये सन को एड्रेस की जा रही है। तो जो पोएम है, द पोएम इज द सन राइजिंग। इस सन राइजिंग पोएम के अंदर राजा जो है ये नाम लिया गया है, ये किसकी तरफ रेफरेंस है, तो ये किंग जेम्स द फर्स्ट की तरफ अनुमानित है, ठीक है। अब यहाँ पर द सन राइजिंग को लेकर के दो तीन चीजें आपको एक बार देख लें जो आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करेंगी। यह एक मेटाफिजिकल पोएम है, ठीक, एक मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम वो होती है जिसके अंदर बेतुके कंपैरिजन होते हैं। बेतुके कंपैरिजन मतलब ऐसे कंपैरिजन जो यूजुअल, सामान्य तो नहीं, ठीक। इसे हम, जो ये बेतुके कंपैरिजन होते हैं, इसे हम एक्सटेंडेड मेटाफर्स कहते हैं। मेटाफर है बट एक्सटेंडेड मेटाफर है, ठीक है। और इसके अंदर ये साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह हैं, मतलब ज्ञान ज्यादा शो करते हैं, नॉलेज ज्यादा शो करते हैं। जैसा कि सैमुअल जॉनसन ने भी कहा है कि मेटाफिजिकल्स वर द मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल एंडेवर। वो सीखने वाले आदमी थे और अपना ज्ञान को दिखाना, दर्शाना उनका केवल इकलौता मकसद था, तो इनको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो मेटाफिजिकल्स जो थे, ये मेटाफिजिकल पोएट्री है। इसके अंदर एड्रेस किसको किया जा रहा है, सीधा एड्रेस। एड्रेस करने को वैसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं लिटरेचर में, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी वाली जो एलिमेंट होता है, इसका मतलब किसी को संबोधित करना। एड्रेस इसमें किया जा रहा है सन को, द सन, सूर्य को इसमें एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। किस पे बेस्ड है ये, लवर्स, दो लवर्स हैं, ठीक है। और वो लवर्स कहते हैं कि हम ही दुनिया है। इसका जो थीम है, मेन थीम है, वो ये है कि प्रेम दुनिया की बाकी सभी चीजों से ऊपर है, ठीक है। प्रेम समय के किसी भी हिस्से से, समय का कोई भी भाग, मतलब समय चाहे आप दिन में गिन लो, वर्ष में गिन लो, सर्दी मौसम,
कि कोई भी मौसम हो सकता है, दिन हो रात हो, वो समय के हिसाब से नहीं चलेगा कि सूर्य निकल आया है, दिन निकल आएगा तो प्रेम करना हमारा बंद हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरह से अब्रप्ट ओपनिंग है, सूर्य को एकदम से, सूरज को यानी कि द सन को एकदम से क्रिटिसाइज कर रहा है, ये कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ इस तरह की सी पोएम है। ठीक है, द सन राइजिंग। With 17th century scientific shift influenced the poem of conclusion that the sun revolves around the sun lovers in the reference to the poem the sun's rising। अब देखो यहाँ पर ये पूछा है ऐसी कौन सी साइंटिफिक थ्योरी है या बदलाव है जो 17वीं शताब्दी में होता है और उसमें इस पोएम में उसका जिक्र है। तो अब इस बात को समझिए, रेनेसांस जब आया तो हमने पहले भी सीखा है पिछली क्लास में भी कि पहले लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी है वो हमारे यूनिवर्स का केंद्र है, जो चाहे चांद है, सूरज है या फिर बाकी के ग्रह तारे जो हैं वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में हमें समझ में आया, अच्छा पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला जो सिस्टम है उस वक्त पृथ्वी केंद्र है तो हम कहेंगे जियोसेंट्रिक। ठीक है, अर्थ सेंट्रिक ही, अर्थ सेंटर में है नहीं, अर्थ सेंटर नहीं था, जियोसेंट्रिक स्थिति नहीं थी। जियोसेंट्रिक से बदलाव हुआ और पता चला कि सन सेंटर है, सूर्य केंद्र है, बाकी सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो सन सेंटर्ड को हम कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, अब यहां पर यही कहा जा रहा है, डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं भाई, इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप गैलीलियो नहीं, द लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल नहीं, द शिफ्ट बदलाव कहां से, जियोसेंट्रिक से किसकी तरफ, हेलियोसेंट्रिक, ये इसका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपके पास में अगला क्वेश्चन है, कौन सा है देखें जरा। According to the speaker in the poem The Sun Rising, what is the only thing that no season knows nor climb? ऐसी कौन सी इकलौती चीज है जिसे ना ही तो सीजन से फर्क पड़ता है ना ही क्लाइमेट से, क्लाइम का मतलब क्लाइमेट है यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताएं, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या पैसेज ऑफ टाइम, वक्त का जो पैसेज है वो, या फिर बीतना है, द पावर ऑफ किंग नहीं, इमोशन ऑफ लव, यस, प्रेम की जो भावना है, प्रेम के, प्रेमी के ऊपर और प्रेमियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम के ऊपर, प्रेमियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता वक्त का, चाहे आप सीजन की देख लो, ना ही तो इनको सीजन का ज्ञान है ना ही मौसम का ज्ञान है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इन द पोएम द सन राइजिंग एंड्स विद अ कपलेट। एक कपलेट के साथ खत्म होती है ये। यह किस, कौन सा इफेक्ट क्रिएट करती है? इट इफेक्ट्स द सेंस ऑफ केओस। केओस का मतलब कौतूहल, शोर शराबा, अनार्की, अराजकता होता है, नहीं भाई। इट मेक्स द पोएम साउंड लाइक नर्सरी राइम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन, इट मेक्स द साउंड ऑफ सनराइजिंग, नहीं, यह एक जो निष्कर्ष की तरह से एक काम करता है, ये जो निकलता है, जो मतलब ये जो आपका कपलेट बनता है एक तरह से निष्कर्ष जैसा सा निकालता है। Which of the following best describes the distinctions between intensive studies and extensive study? ऐसी कौन सी चीज है जो इंटेंसिव स्टडी और एक्सटेंसिव स्टडी के बीच में अंतर बताती है? तो उसको सुन लो। एक होता है इंटेंसिव, इसका मतलब होता है गहन, गहन मतलब गहराई। ठीक, एक होता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब व्यापक, मतलब बड़ी दूर तक सम। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा पढ़ें लेकिन बहुत डीपली पढ़ें तो वो तो हो गया इंटेंसिव स्टडी, लेकिन हम ज्यादा गहराई पे ना जाएं लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ लें, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ठीक है, वो हो गया क्या, लाइक एक्सटेंसिव। आप ऐसा समझिए, मैं आऊं और मैं आपको समरी के अंदर सारे एजेस एक साथ करा दूं, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा ये जैकोबियन में हुआ, ये नियो क्लासिकल में हुआ, ये रोमांटिक में, ये आपके पास में विक्टोरियन में, फिर उसके बाद में मॉडर्न एज के अंदर ऐसा हुआ, थोड़ा थोड़ा करा दिया, तो ये एक्सटेंसिव स्टडी हो जाएगी। लेकिन फिर मैं आऊं कि रेनेसांस पढ़ते हैं और रेनेसांस के ही ऊपर मैं आपको 10 क्लास दे चुका हूं, तो 10 दिन तक रेनेसांस पढ़ाया, मतलब एक ही टॉपिक को बहुत गहराई से हमने सीखा, ये फर्क है। तो यहाँ पर देखो, इंटेंसिव स्टडीज फोकसेस ऑन गेनिंग जनरल नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेंसिव स्टडी रिलेट्स टू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यस, डिटेल के साथ पढ़ना, ठीक है, जबकि एक्सटेंसिव स्टडी क्या करती है, वाइड रेंजिंग नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज के ऊपर। तो सेकंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाई इट इज सजेस्टेड दैट मॉडल रीडिंग बाय द टीचर शुड बी डन ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार मॉडल रीडिंग टीचर को किया जाना चाहिए जब भी पोएट्री का कोई लेसन हो, यानी कि पोएम में तो टीचर ही पढ़ के सुनाए, ठीक है, तो पोएम को गाया जाता है, लिरिक होता है, उसमें राइम होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली ध्यान नहीं देते पहली रीडिंग में, ऐसा नहीं है भाई स्टूडेंट ध्यान नहीं देते, ये तो कारण नहीं है ना टीचर को पढ़ने का।
टू एंश्योर स्टूडेंट्स मेमोराइज द पोएम एंड ऑफ द सेशन, इसलिए ताकि बच्चे को पोएम याद हो जाए? नहीं। पोएट्री क्यों पढ़ाई जाती है? उसका प्राइमरी उद्देश्य है एंटरटेनमेंट, बच्चे को मजा आना चाहिए पढ़ करके, ठीक है। फिर है पोएट्री इज अ मीडियम ऑफ इमोशन, यह इमोशंस का माध्यम है, दैट मस्ट बी फेल्ट थ्रू म्यूजिक एंड रिदम। और ये म्यूजिक और रिदम कौन जानता है? ये जानता है मॉडल रीडिंग करेगा, मतलब प्रॉपर रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर को पता होगा, स्टूडेंट को नहीं पता ना किस लय के साथ गाना है, तो बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। दूसरा है टू अलाउ द टीचर टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट देयर ओन प्रोनाउंसिएशन एरर्स। भाई टीचर को इसलिए पढ़नी चाहिए कि उसकी खुद की उच्चारण संबंधित गलतियां क्या हैं, उसको वो ठीक कर सके, इसके लिए नहीं। ये गलत हुआ तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। Which material aid is described as being not needed, आवश्यकता नहीं है? कब पोइट्री पढ़ाने में? अगर कंडीशन देखना, यदि दृश्य स्पष्ट है, मतलब एक सीन है वो एकदम स्पष्ट है, तो कौन सी ऐसी एड, कौन सी ऐसी सहायता है जो नहीं चाहिए? डिक्शनरी नहीं चाहिए भाई सीन के लिए। एक पिक्चर जो यह दर्शाए कि सीन क्या है पोएम में। अरे भाई अगर सीन स्पष्ट है तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपको समझ ही आ रहा है कि दृश्य क्या है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड वगैरह ये सब इन कॉन्टेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट से बाहर की बातें हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ। द जेनरा ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी रीच्ड इट्स पीक। रिवेंज ट्रेजेडी, देखो थोड़ी देर पहले हमने बात कर रहे थे, ठीक है। रिवेंज ट्रेजेडी जो है अपने चरम सीमा पर पहुंची जैकोबियन एज के अंदर, बिल्कुल ठीक है। मर्डर ट्रेजेडीज हैं, मर्डर वाले जो नॉवेल्स, मर्डर वाले जो ड्रामाज हैं, ठीक है, वो हो गए थे। ब्लड रिवेंज हम कह सकते हैं, खूनी ड्रामाज हो गए थे। कौन सी ऐसी बेस्ट एग्जाम्पल है इस जॉनरा की? तो देखो आप अल्केमिस्ट की बात करेंगे तो एक यह एक तरह का सटायरिकल वर्क है, ठीक है, और एक तरह से कॉमेडी है, ठीक। और रिवेंज ट्रेजेडी ये इसका थॉमस मिडल्टन का बिल्कुल हो जाएगा। फिर बाकी के सभी ये सटायरिकल वर्क हैं, इसके अंदर आपको रिवेंज ट्रेजेडी देखने को नहीं मिलती, ठीक है, ये सटायरिकल हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या है? Which of the following Shakespeare's play belong to the Jacobean period is a classified as a problem play? आप समझिए इस बात को, प्रॉब्लम प्ले क्या होता है? प्रॉब्लम प्ले वो होता है जो हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर आने वाली समस्याओं के ऊपर बात करे। इस तरह का प्ले जिसमें सामान्य समय में, आम बोलचाल, आम समय में, मतलब नोट आम समय में, ऐसा रेगुलर टाइम के अंदर जिस तरह की बातचीत होती है उसको दर्शाए, उसको हम प्रॉब्लम पे कहते हैं। तो सामान्य बोलचाल मतलब आपके दैनिक जीवन की क्या कठिनाइयां हैं, जैसे कि घर के ऊपर लाइक रास्ते में पानी भरा है, आप चल नहीं पा रहे हो, आम समस्या है, ठीक है। समाज के अंदर करप्शन है, एक आम समस्या है, ठीक है। लोगों के व्यवहार में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से नाराजगी रखते हैं, ये आम समस्या है। तो प्रॉब्लम प्ले के अंदर ये होता है, ये मेजर फॉर मेजर होता है, इसका ये आंसर होगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस अगेन एक कॉमेडी प्ले है, ठीक है। मच अडू कॉमेडी प्ले है। एज यू लाइक इट ये भी कॉमेडी प्ले है, वी ऑल नो, ठीक है। एज यू लाइक इट तो भाई आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी है इसका, इसके अंदर कॉमेडी प्ले, कॉमेडी मतलब जिसका अंत बड़ा सुखद हो, सुखद हो या फिर जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, कोई। द मास्क वॉज अ पॉपुलर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कि मास्क एक पॉपुलर था और इसके लिए कौन जाना जाता है? बेन जॉनसन। आगे का प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही कहाँ है। फ्रांसिस बेकन की एक वर्क है नोवन ऑर्गेनम। नोवन ऑर्गेनम क्या है? साइंस से संबंधित है। उस वक्त आप मान के चलिए साइंस से संबंधित जो रेफरेंसेस हैं वो बहुत एक तरह का ये काम करता है, एक सिग्निफिकेंट वर्क है, एक इंपॉर्टेंट वर्क है बहुत से आने वाले लोगों के लिए। साइंस की फील्ड के अंदर इस वर्क ने बहुत योगदान दिया है, नोवन ऑर्गेनम, ठीक है। तो जब ये है बिकॉज क्यों है? क्योंकि इस एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नहीं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड नहीं था। इट प्रपोज अ न्यू इंडक्टिव मेथड ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। यस, किसी भी चीज को अब अगर आप साइंटिफिक तरीके से कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर किस लॉजिक के साथ आप अप्रोच के करेंगे, तो उसके ऊपर यह पूरी की पूरी किताब थी। इट आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री से लेना देना नहीं है, मैं समझाता हूँ। यह साइंस के नियमों की किताब थी, ठीक है। फ्रांसिस बेकन जो है वो साइंस का एक्सपेरिमेंट करते वक्त ही कि भाई आप खाने को फ्रिज के अंदर रख करके
या फिर ठंडे टेम्परेचर में रख के उसको प्रिजर्व कर सकते हो, यानी कि रेफ्रिजरेटर वाला जो सीन है, इसकी भी तलाश इसने कर ली थी। उसी चक्कर में से निमोनिया भी हो गया था ठंड में, उसी की वजह से फ्रांसिस बेकन की डेथ हुई थी। बहुत नॉलेजेबल इंसान था और लॉजिक्स के ऊपर ज्यादा बात करता था, मतलब बिना नॉलेज के, ये जान मानने पे यकीन नहीं करता था, जानना, लॉजिक्स, रीजंस होने चाहिए तब किसी भी चीज को मानेगा, यानी कि साइंस की बात करता है, साइंस पे बेस्ड है ये। और इसके अंदर केवल यही ऑप्शन सही होगा, नई जो मेथड है साइंटिफिक इंक्वायरी को, कोई भी चीज है उसके पीछे साइंस के हिसाब से तर्क वितर्क करके चीजों को जानो समझो, ये कहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर की मर्जी, नहीं, कोई रीजन होगा, उस रीजन को पता करो। इसी को एम्पायरिसिज्म कहते हैं, और फादर ऑफ एम्पायरिसिज्म है ही आपके पास में ये फ्रांसिस बेकन। द पेस्टरल एलिजी टिपिकली इंक्लूड्स अ प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स। इसका मतलब होता है जुलूस में, या फिर मॉर्नर्स यानी कि शोक मनाने वाले लोगों की जुलूस या एक यात्रा, शव यात्रा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो पास्टरल एलिजी का मतलब, एलिजी आप तो सब लोग जानते हो, दुख जताने वाली पोएम, ठीक है, और पास्टरल का मतलब ग्रामीण परिवेश पर निर्धारित। ठीक, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स दिस कन्वेंशन, इस तरह की जो कन्वेंशन है इसको कौन उचित तरीके से दर्शाता है। एक रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर्नर्स फ्रॉम द पोएट सोशल सर्कल अटेंडिंग द फ्यूनरल। जो पोएट जो होता है उसका जो सोशल सर्कल है, उससे कोई फ्यूनरल अटेंड कर रहा है उसके बारे में। A catalog of mythological figures who come to pay tribute to the deceased, a political allegory in which social classes are represented, different types of mourners, a Christian's processional in which saints and angels escorts deceased to heaven। नहीं भाई, यहाँ पर बात हो गई जो सोशल पोएट के जो सोशल सर्कल हैं वो अटेंड करते हैं। ठीक है, उसके समाज के जो लोग होते हैं ना, वो लोग अटेंड करते हैं। पास्टरल एलिजी में पोएट खुद को अज्यूम करता है एक शेफर्ड, ठीक है, एक गडरिया, गांव के परिवेश पे है, तो उसी के हिसाब से यह एलिजी चलती है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, द एलिजाइक डिस्टिच कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द मेट्रिकल पैटर्न। टू लाइन्स ऑफ iambic pentameter rhyming as a couplet। नहीं, टू लाइन्स ऑफ trochaic tetrameter with a caesura in each line। a line of dactylic hexameter followed by line of dactylic meter। आप MH अब्राहम जब पढ़ोगे उसमें आपको एज इट इज लाइन मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, which of the following poets is associated with the term graveyard poetry। graveyard poetry से कौन सा इंसान इसमें से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। ग्रेवयार्ड पोएट्री क्या है? जब हम मॉडर्न एज पढ़ते हैं, मॉडर्न एज के अंदर ये एक हिस्सा आता है जहां पर पोएट्स जो हैं वो ग्रेव्स का जिक्र करते हैं, किसी की डेथ का जिक्र करते हैं, ठीक है, कब्र का जिक्र करते हैं, या फिर चर्च यार्ड, चर्च का जो ग्रेवयार्ड है उसका जिक्र करते हैं। इस तरह के एक ग्रुप आया था जिसके अंदर अलेक्जेंडर पोप नहीं है, थॉमस ग्रे है, एडवर्ड यंग भी है, तो दोनों होंगे। इसमें एक नाम और भी है, याद रखना, रॉबर्ट ब्लेयर, ये भी नाम है। ठीक है, आप चाहें तो इसी ग्रेवयार्ड पोएट्री ग्रुप के अंदर एक नाम और याद कर सकते हैं, विच इज विलियम कॉलिंस। ठीक है, तो विलियम कॉलिंस भी है इसके अंदर और रॉबर्ट ब्लेयर भी है, ये दोनों के दोनों ग्रेवयार्ड पोएट्री के हिस्से हैं। बोर्ड इज नॉट वर्किंग फाइनली ना, चलो ठीक है। Which of the following poets is known as the foundational figure of English elegiac tradition। अब यहाँ थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मैंने कहा था जॉन मिल्टन फेमस हुआ, यही इसका आंसर है। 1637 के अंदर इसने एक एलिजी लिखी जिसका नाम है लिसिडस। ठीक है, अब ये लिसिडस किसके लिए है? जॉन डल के एक मित्र थे जो इनके बहनोई बनने वाले थे। ठीक है, उन्हीं की डेथ हो जाने के ऊपर इन्होंने और ये कविता लिखी लिसिडस। ठीक है, थॉमस ग्रे भी एलिजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये बाद में आएंगे। ठीक है, थॉमस ग्रे बाद में आता है, थॉमस ग्रे ने भी लिखी है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत बाद में आते हैं। जबकि उससे पहले एलिजी का जो अंग्रेजी भाषा के अंदर एलिजी का जो पैटर्न है वो किसने चालू किया? जॉन मिल्टन ने। जॉफ्री चौसर एलिजी को लेकर के नहीं है, एडमंड स्पेंसर नहीं है। Our casuarina tree in the poem is compared to a warrior wearing which of the following। क्या पहने हुए है? A crown of golden flowers? नहीं। A coat mail made of creepers? बिल्कुल एक ऐसा कोट या फिर एक ऐसा कोट ऑफ मेल, ऐसा एक लवादा पहने हुए जो लताओं से बना हुआ है। ठीक है, स्कार्फ की तरह से काम कर रहा है, ये ठीक है। जैस्मिन ब्लॉसम नहीं है, सिल्वर मूनलाइट नहीं है। अब यहाँ पर गोल्डन की जगह पर अगर कलर होता क्रिम्जन फ्लावर्स, ठीक है, तो क्रिम्जन फ्लावर का क्राउन पहने हुए हैं।
क्रिम्सन फ्लावर्स जरूर हैं आपके पास में, गोल्डन नहीं है, ठीक है। तो ये हो सकता है, राउंड एंड राउंड वो आसमान तक जा रहा है। तो यहाँ तक थोड़ा सा चलो माइनर 4 के भी क्वेश्चंस कर ही लेते हैं। यहाँ पर प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। डेनियल वांट्स द मीटिंग टू स्टार्ट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब ठीक उसी टाइम पर, तो ऑन टाइम होना चाहिए। यहाँ पर ऑन हो सकता है, ऑन हो सकता है। फिर दूसरा है लाइक ही वुड हैव डाइड इफ दे हैडंट गॉट हिम टू द हॉस्पिटल। अगर समय से पहले नहीं लाते, इन होगा। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट ऑन टाइम मतलब ऐसे डॉक्टर थोड़ा ना तुरंत बैठा ही है वेट करता हुआ, तो भाई समय से पहले पहले ले आए, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा फटाफट कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ही डिडंट एग्री ब्लैंक देयर सेल्स पॉलिसी, वी एग्री ऑन। ओके, एग्री के साथ विद होना चाहिए एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ऑन भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ होगा, जब आप दूसरी चीजों की एग्री विद, अगर किसी भी कंडीशंस की बात है तो विद की हम बात करते हैं, एग्री विद। एक सेकेंड, एग्री ऑन, एग्री अबाउट, एग्री ऑन, हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन। आई एम गेटिंग एंग्जियस, मैं एंग्जियस हो रहा हूं मनी को लेकर के। अब यहाँ पे देखो, एंग्जियस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। इस एंग्जियस का मतलब है वर्रिड, चिंतित। जब चिंतित होंगे तो इसके साथ अबाउट आना चाहिए। आप कहोगे सर दो जगह पे अबाउट, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। फिर एक फोर है, एक दोबारा से अबाउट है, क्योंकि एंग्जियस है तो फिर से क्या अबाउट लिख दें, नहीं। जब इसका याद रखना, एंग्जियस ये फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट है एक तरह से। एंग्जियस का अर्थ जब चिंतित हो तब तो हम लगाएंगे वरिड अबाउट, यानी कि एंग्जियस अबाउट। लेकिन एंग्जियस का मतलब जब एक्साइटेड या उत्सुक या ईगर हो, तब हम इसके साथ फोर लगाते हैं, ईगर फोर, ठीक है। तो फोर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि सेकंड। वी मस्ट डिस्कस योर प्लान्स। अब यहां पर याद रखो कि डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं आती, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी विल लाफ, हम हंसेंगे, दिस वन डे। लाफ, अगर देखो लाफ के साथ एट लगाते हैं तो इसका मतलब समवन होना चाहिए, लाफ एट समवन, किसी व्यक्ति के ऊपर। और किसी बात पर हंसना ऑन समथिंग, किसी बात पर हंसने के लिए ऑन समथिंग होगा। व्यक्ति पर हंसोगे तो लाफ एट, और किसी बात पे हंसोगे तो लाफ ऑन। तो वी विल लाफ, अच्छा अबाउट, इसमें अबाउट दे रखा है, बिल्कुल अबाउट लाफ ऑन और लाफ अबाउट भी हो सकता है। तो एक में होगा दिस वन डे आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, मुझ पे कोई हंसे तो आई के ऊपर ही हंसे एट, बाद में एट होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो गया। अगले पे आ जाओ, द चाइल्ड हिमसेल्फ, बच्चे ने खुद को। द टेबल, चाइल्ड हिड हिमसेल्फ, बच्चे ने खुद को छुपा लिया। टेबल के, अब बताओ ऊपर छुपाएगा क्या, ऊपर, अंडर अंडर, बिलो बिलो, बीनीथ, ठीक है। टेबल, फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। कहां से भाई, फॉर, अंडर द टेबल फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। इन फियर ऑफ फियर ऑफ, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, और। फिर है ही इज गुड, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो किसी भी चीज में अगर अच्छे होते हैं तो गुड एट होता है, लेकिन कमजोर होते हैं तो वीक इन होता है। तो देख लो, गुड एट होगा, एट होगा, लेकिन वीक है तो इन होगा। यहां पर सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही इज डीपली एनग्रॉस्ड, आप इसमें करेंगे इन, ठीक है। हाँ, इन होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, दो जगह पे इन है। फिर ही हैज नो इंटरेस्ट, इसमें भी होना चाहिए इन, तो दो में इन है, वो नंबर 4। आगे बढ़ते हैं आपके पास, द कमिटी एक्टेड द रिकमेंडेशन एंड प्रोसीडेड द प्रपोजल। तो द कमिटी एक्टेड अपॉन एंड प्रोसीडेड फॉर द प्रपोजल, प्रपोजल प्रोसीडेड ऑन टू अबाउट, ठीक है, ये करेक्ट होगा। सो ही इज अवर्स टू, और एक ही जगह पर है, अवर्स टू होगा। टेकिंग रिस्क बट कमिटेड टू, कमिटेड के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, ठीक है, बट अवर्स फ्रॉम नहीं होता, ठीक है। अवर्स टू ही होगा, अवर्स टू टेकिंग रिस्क। अगर कोई काम ना होता तो हम फ्रॉम करते। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी रिजल्टेड, द डिस्कवरी resulted years of experimentation and contributed, the resulted from years or contributed
टू मेडिकल साइंस, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम और टू होना चाहिए इसका आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं, द मैनेजर compiled the directives and compiled blank directives and refrained के साथ from होता है, तो compiled के साथ with और refrain के साथ from होता है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। she is not only proficient in होगा English but also conversant with in about in or with French. He is indebted blank his teachers blank his success। अच्छा सॉरी, मैंने तीन ब्लैंक क्यों बोल दिया। he is indebted he is indebted to his teachers and to his teachers पर है, टू हिज सक्सेस नहीं, फॉर हिज सक्सेस होगा, ठीक है, मतलब वह अपने शिक्षकों के कर्ज में है अपनी सफलता के लिए, मतलब आभार की बात है। फिर नेक्स्ट है आपके पास में, द मिनिस्टर वॉज अकाउंटेबल। एक सेकेंड, अकाउंटेबल के बाद में अब देखो यहाँ पर अगर हम इस शब्द को लेते हैं अकाउंटेबल, तो इसके साथ में आप अकाउंटेबल टू भी लिखते हो और अकाउंटेबल फोर भी लिखते हो। अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार, अगर ये जिम्मेदार किसी काम के प्रति जिम्मेदार है कि ये काम उसकी जिम्मेदारी है तो फोर होगा। और अकाउंटेबल टू का यूज हम करते हैं किस लिए, किसके प्रति, किसको जवाब देगा ये, है ना, जिस व्यक्ति के प्रति, पर्सन, यहाँ पर पब्लिक की बात हो रही है तो टू होना चाहिए, तो टू टू दो जगह पे आ रहा है। फिर रेस्पॉन्सिबल पॉलिसी डिसीजंस, यहाँ पे फोर होगा, रेस्पॉन्सिबल फोर, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, शी वॉज अब्सॉर्ब्ड ब्लैंक हर थॉट्स एंड ऑब्लिवियस ब्लैंक हर सराउंडिंग्स, ठीक है, तो यहां पर आपके पास में शी वॉज अब्सॉर्ब्ड के साथ क्या उचित होगा, इन कर सकते हैं पहले और तीसरे दोनों ऑप्शन के अंदर है। फिर है आपके पास हर थॉट्स एंड ऑब्लिवियस टू, करेक्ट ही होता है, तो ऑब्लिवियस का मतलब थोड़ी देर पहले हमने देखा था भुला देना होता है, ऑब्लिवियन कर्स, ठीक है, तो ऑब्लिवियस टू हर सराउंडिंग्स मतलब अपने आसपास क्या चल रहा है वो सब उसको दिमाग में नहीं चल रहा था, वो एकदम से अपनी थॉट्स में डूबी हुई थी, तो इसमें एक में इन और एक में टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास में, अगले क्वेश्चन देख लो, द ऑफिसर, एक चीज याद रखना, प्रपोजिशन एक ऐसा हिस्सा है जहां पर अगर आपको पता है कि इस शब्द के साथ यही आएगा तो कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश की है आपको इसके थ्रू जो मैक्सिमम जो अलग अलग तरह के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ही शब्द यहाँ पर अलग प्रपोजिशन ले रहा है, दूसरी जगह अलग प्रपोजिशन ले रहा है, इस तरह के काफी क्वेश्चंस दिए हैं, आप इनको ही समझ लें, इनको ही याद रख लें तो ही आपका काम बन जाएगा। द ऑफिसर प्रिसाइडेड the officer presided blank the meeting and commented blank the agenda items, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, द ऑफिसर प्रोसीडेड के साथ में हमें लगाना चाहिए ऑन ओवर सेकंड ऑप्शन, ठीक है, और द मीटिंग एंड कमेंटेड ब्लैंक दी ओवर के साथ में अब एक ही बचता है, सब में ऑन नहीं दे रखा है वैसे तीन में, बट यहाँ पर प्रिसाइडेड ओवर होना चाहिए, मीटिंग एंड कमेंटेड ऑन दी एजेंडाज, अपॉन भी किया जा सकता था, ठीक है, सेकंड वाले में। द विटनेस टेस्टिफाइड द अक्यूज्ड एंड स्पोक ब्लैंक द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंसिडेंट, अब उसने अब यहां पर टेस्ट अक्यूज्ड के खिलाफ दिया है उसने बयान, ठीक है, या फिर उसके लिए दिया है, ऑन तो होगा नहीं ये हट जाएगा, एंड स्पोक ऑन द सर्कमस्टेंसेस या फिर ऑफ द इंसिडेंट्स, spoke against the accused and spoke about the circumstances of the incidents, spoke about फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है, तो this should be 38 के अंदर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास में अगला क्वेश्चन चलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, और 41 के अंदर कहा जा रहा है, she has been waiting बस स्टॉप, किसी एक स्थान के लिए एट लगना चाहिए, दो जगह पर है, दो हट गई। फिर आपके बाद में है 2 आवर्स, समय ड्यूरेशन बताने के लिए सिंस और फोर वाला हिस्सा भी देखते हैं तो उसके हिसाब से भी फोर फोर दोनों में ही आ रहा है, काम नहीं बना। फिर है बट द बस हैजंट टर्न्ड आउट या टर्न्ड अप, ठीक है, टर्न डाउन का मतलब तो मना करना होता है, अब ये फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, टर्न अप होना चाहिए मतलब अपीयर होना, टर्न अप करने का मतलब अपीयर होना, आना,
टर्न अप, अपीयर करना मतलब प्रस्तुत होना, पेश होना, सामने आना, ये इसका मतलब होता है। तो 41 में फर्स्ट होगा। फिर अगला सेंटेंस है आपके पास, ही इज गुड। थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात करी थी, शायद गुड होगा, क्या होगा, तो एट, इन ये तो दोनों में ही है। फिर अगला और है आपके पास, he is good at mathematics, weak in expressing his ideas. ओके, ऑन राइटिंग, अरे भाई इन राइटिंग, लिखित में सेकंड होना चाहिए। 43, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पे क्लोज अटेंशन, द चिल्ड्रन वर लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक गोइंग ब्लैंक जू ब्लैंक संडे। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में एक फिक्स प्रपोजिशन है, आपको पता ही है, टू का यूज करते हैं हम, वहां तक हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास है गोइंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग, किसी भी जगह पे जाते हैं गो टू होता है, तो टू टू दो बार, यहीं से सवाल सोल्व हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं था ये। और वैसे भी दिन का नाम आता है उसके पहले ऑन आता है, सेकंड ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। तो इस एज ऑफ जॉनसन की बात करते हैं। नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज में तीन हिस्से हम जानते हैं। पहला हिस्सा है जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा है जिसे एज ऑफ पॉप कहते हैं। फिर तीसरा हिस्सा जिसे एज ऑफ जॉनसन कहते हैं, ठीक है। वैसे ये रेस्टोरेशन पीरियड है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आपके पास में एज ऑफ पॉप आता है जिसे हम ऑगस्टन पीरियड भी कहते हैं। और फिर ये जो हिस्सा आता है जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहते हैं। इसका टाइम स्पैन अगर आप देखना हो, 1660 जब चार्ल्स द सेकंड राजा बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1660 से लेकर के 1700 कंप्लीट 40 साल का पीरियड है। फिर 45 साल का ये है, यानी कि 1700 से लेकर के 1745 तक। फिर 1745 से लेकर के और 1798, यानी कि जब हम कह सकते हैं रोमांटिक एज की चालू हुई, तब तक हम क्या मान लेंगे, एज ऑफ जॉनसन मान लेंगे। तो इन तीन हिस्सों में बचा है, आपको इस हिस्से की बात करनी है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करनी है। तो बेन जॉनसन ने डोमिनेट किया लिटरेरी क्रिटिसिज्म को, बिल्कुल बहुत तगड़ा क्रिटिक था, ठीक है, इसने काफी सारे काम किए। द पीरियड रिफ्लेक्ट्स ट्रांजिशन टुवर्ड रोमांटिसिज्म, हाँ यहीं से हम किसकी तरफ चले जाते हैं, रोमांटिक एज की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी सही है। ग्रेवयार्ड पोएट्री एंड गोथिसिज्म बिकेम डोमिनेंट, अब भाई इस एज के अंदर गोथिक ग्रेवयार्ड पोएट्री जो है वो, ग्रेवयार्ड पोएट्री बिल्कुल इसी एज के अंदर आया था, ठीक है। फिर यहीं से गोथिसिज्म की अगर हम बात करें तो हाँ 1764 में हम जानते हैं शुरुआत हो जाती है गोथिसिज्म की, 1764 में जब हॉरेस वॉलपोल का आता है कासल ऑफ ओट्रांटो, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रोज फॉर्म्स डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, तो ये तो सारे ही करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। फिर है हु कंपोज्ड लिटरेरी वर्क रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री, ठीक है, 1765। अब देखो आपके पास में ये जो सवाल दिख रहा है आपके माइनर 4 का सवाल है, और ये सवाल फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन पेपर में आया है, साफ पूछा है कि इसकी जो ईयर है पब्लिश की वो क्या है, 1765। वहां पे आपको राइटर का नाम दिया हुआ है थॉमस पर्सी, ठीक है। तो थॉमस पर्सी जो है ये प्रीस्ट पर्सी भी थे, बिशप बिशप थे ये, तो भाई थॉमस पर्सी जो ने लिखी है, जो कि जिसके अंदर क्या है, ये कलेक्शन ऑफ बैलेड्स हैं, ठीक, बैलेड्स एंड सॉन्ग्स। तो द डोमिनेंट लिटरेरी प्रिंसिपल्स ऑफ नियो क्लासिसिज्म, अब नियो क्लासिकल एज के मुख्य सिद्धांत क्या थे। नियो क्लासिकल एज की जब भी हम बात करें तो आप बात करेंगे सटीकता की, करेक्टनेस की, समाज के अंदर आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए वरना खूब क्रिटिसाइज किया जाएगा। नियो क्लासिसिज्म जाना जाता है लाइक हीरोइक कपलेट के लिए, जिसको पॉपुलर किया जॉन ड्राइडन, उसके बाद में अलेक्जेंडर पॉप ने उसे परफेक्ट किया। हालांकि हीरोइक कपलेट का जो इजाद है वो जॉफरी चौसर करता है, लेकिन इसको परफेक्ट करना, शेप देना जॉन ड्राइडन और पॉप को माना जाता है। फिर उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि इसमें सिखाना लोगों को, ठीक है, सिखाना, शिक्षा देना, इसको हम बोलते हैं डाइडेक्टिज्म, ठीक है। तो डाइडेक्टिक नेचर की चीजें होती थी। आप इसके लिए रिचर्ड स्टील को जानते होंगे, ठीक है, रिचर्ड स्टील, और उसका ही एक और साथी है, दिस इज लाइक, हाँ दोनों साथ मिलकर काम करते थे, द टैटलर, द स्पेक्टेटर, ठीक है। तो उन लोगों ने बहुत सिखाया, इसी तरह से अलेक्जेंडर पोप ने भी सेम काम किया, ड्राइडन ने भी सेम काम किया। फिर उसके बाद में ये नियम का बहुत ज्यादा ध्यान, बेस्ड ऑन रूल्स, रिजिड रूल्स पे रखते थे,
सिटी लाइफ को दर्शाते थे, क्लब हाउसेस, कॉफी हाउसेस, इनके ऊपर इनकी राइटिंग होती थी। बेसिक यही है। अब देखो यहाँ पर करेक्टनेस, हाँ करेक्ट होना चाहिए, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल रूल्स, ग्रामर सटीक होनी चाहिए, भाषा सटीक होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि भाई आप जो स्ट्रक्चर है पोएट्री का या फिर जो भी कुछ लिख रहे हो उसको एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के साथ लिखा जाए। हर चीज को पब्लिश होने की अनुमति नहीं थी। डाइडेक्टिज्म का मतलब हो गया शिक्षा देना, तो लिटरेचर वाज मेंट टू इंस्ट्रक्ट एज वेल एज एंटरटेन, लिटरेचर का मतलब केवल मनोरंजन नहीं था। इस वक्त आकर के इन्होंने ये तय किया कि लिटरेचर के जरिए लोगों को समाज के अंदर जागरूकता फैलाई जा सकती है, उन्हें सिखाया जा सकता है कि उनका व्यवहार कैसा हो। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दोनों हो गए। थ्री द यूनिटीज क्या है एक्चुअल में, एक फोकस ऑन थ्री यूनिटीज। अब थ्री यूनिटीज क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में एरिस्टोटल ने दिया। इसने कहा ड्रामा जब भी लिखा जाए तो उसके अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, और वो तीन चीजें कौन सी हैं कि आप ड्रामा जो लिख रहे हो उसका प्लेस क्या है, उसका टाइम क्या है, उसका प्लॉट क्या है, मतलब उसमें एक ही एक्शन के आसपास सारी कहानी घूमनी चाहिए, और वो एक्शन 24 घंटे के भीतर भीतर पूरा होना होना चाहिए। ठीक है, और वो लोकेशन जहां पर आप काम कर रहे हो वो लोकेशन बदलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह की चीजें देखो, टाइम क्या है, प्लेस क्या है, एक्शन क्या है। ठीक है, तो ये तीनों चीजों का शामिल होना जरूरी है, ये बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर खूब फोकस दिया गया। फिर है राइटर्स ऑफ दिस एरा, इस समय के जो लेखक थे उन्होंने यह माना कि क्लासिकल ऑथर्स हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड द अल्टीमेट rules of nature and art, so the best way to achieve excellence was imitate their, हाँ imitate करो उनकी स्टाइल को, स्ट्रक्चर्स को एंड थीम्स को। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि इस समय के जो लेखक थे उन्होंने यह मान लिया था कि जो क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने लेखन शैली की जितनी खूबसूरती है उसको पहले ही जान लिया है। हमारा काम केवल क्या है, उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको एडमायर करें और उन्हीं को नकल करें, जैसा वो लिखते थे एग्जैक्ट वैसा ही करें। याद रखो पहली क्लास में बताया था, नियो क्लासिकल मतलब इमिटेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, और रेनेसांस का मतलब रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। ये नकल करते थे, उन्होंने दोबारा से जीवित किया। तो ये सारे सही हैं, ऑल आर करेक्ट हैं हम, कि मेजर मैच द राइटर्स करना है किस तरह का काम उन्होंने किया। तो डेनियल डफू जाना जाता है किसके लिए, अर्ली नॉवेल्स के लिए। रिचर्ड स्टील जाना जाता है किसके लिए, पीरियोडिकल एसेस के लिए। ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ हो गया सेंटिमेंटल कॉमेडी, जोनाथन स्विफ्ट सटायरिकल प्रोज। आप इसका एक काम जरूर याद रखना, जिसे हम कहते हैं द मॉडेस्ट प्रपोजल, द मॉडेस्ट प्रपोजल। इसको याद रखना कि इसका काम है, और इसमें क्या किया है, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सटायर किया है, क्योंकि आयरलैंड हमेशा से ही अंग्रेजों का अधीन रहा है, और वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आजाद हुआ था अंग्रेजों से। तो उस वक्त ये कहता है कि तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते कि हमारे बच्चों को क्यों नहीं खा जाते। ठीक है, इस तरह के से इसने सजेशन दिए थे। तो भाई फर्स्ट में क्या होगा, फोर्थ होगा, तो सॉरी फर्स्ट में क्या है, अर्ली नॉवल थर्ड होना चाहिए, तो इट इट इज द आंसर, और इट कुड बी द आंसर। लेकिन हाँ, ये जो जोनाथन स्विफ्ट है ये वन होगा, तो यहाँ पर आंसर निकल रहा है वैसे भी, तो थर्ड आंसर करेक्ट है। फिर दोबारा से आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए एक बार क्या होना चाहिए यहाँ पर। अगर हम देखें तो आपके पास होना चाहिए जॉन गे के लिए द बेगर्स ओपेरा, बिल्कुल वेल नोन वर्क है। अलेक्जेंडर पॉप के लिए अरे भाई ऐसे उन क्रिटिसिज्म कैसे छोड़ सकते हो। अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया सी में होगा अ मॉडेस्ट प्रपोजल, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। ठीक है, और फिर सैम्बल जॉनसन ने क्या लिखा है, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। सैम्बल जॉनसन द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज, ऐसे उन क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये हो गया सेकंड। तो होना चाहिए 1 4 and 3 2, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन मच ऑफ द लिटरेचर ऑफ द नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड में कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं दर्शाई गई। तो अर्बेनिटी, विट एंड लाइसेंशियसनेस ऑफ द लाइफ। अब मुझे एक बात बताओ, लाइसेंशियसनेस का मतलब होता है कि जो लाइक हम बोले कि मतलब जो आवारापन होता है एक तरह से, उसको हम कहते हैं, मतलब वह चरित्र के अंदर एकदम से घटियापन होना। द थिएटर्स केम बैक टू द विगोरस लाइफ, हाँ थिएटर्स रिवाइव हो गए थे। उससे पहले थिएटर्स बंद कर दिए गए थे जब कैरोली नहीं चल रहा था उस वक्त। ठीक है, उसके बाद में जब वापस से रेस्टोरेशन होता है क्रॉमवेल के बाद में, तब दोबारा से ये
थिएटर्स ओपन करते थे। सीरियसनेस एंड सॉबरिटी ऑफ अर्लियर प्यूरिटन रिजीम, द डिस्टिंक्टिव कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो थी वो बिल्कुल यहाँ पर चल रही थी, द सीरियसनेस एंड सॉबरिटी ऑफ अर्लियर प्यूरिटन रिजीम। तो ये इस हिस्से में क्या पूछा गया आपसे, नॉट का सवाल पूछा गया है और दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है दैट शुड बी द सीरियसनेस एंड सॉबरिटी। सॉबरिटी नहीं थी ना, यहाँ पर क्या हो रहा था, लाइसेंसियसनेस था। है हमारे पास में कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी इन नियो क्लासिज्म पीरियड, यानी कि कौन सा हिस्सा, रोमांटिक एज से जस्ट पहले वाला। यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंशन जो है, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस एंड सिंपैथी, बिल्कुल इस हिस्से को हम यहाँ पर ज्यादा एम्फेसाइज होता हुआ देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से तो ट्रांजिशन होके फिर इमोशंस को इंक्लूड करते हुए वो चीज आएगी जिसे हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। Which of the following is true regarding restoration drama? Restoration drama का मतलब क्या है कि भाई जिस वक्त दोबारा से, पहले क्या होता है, देखो आप समझो इस बात को, 1649 तक तो राजाओं का शासन चल रहा था। यहाँ पर आकर के एक प्रजा अपने हाथ में चीजें ले लेती है और उस वक्त एक तानाशाह बना जिसे हम क्रॉमवेल कहते हैं। तो ये जो क्रॉमवेल है वो क्रॉमवेल शासन करेगा 1660 तक, सॉरी इसके ये 1658 तक ही है, लेकिन उसके बाद में 1558 से 1660 तक इसका बेटा होता है रिचर्ड क्रॉमवेल, वो शासन करेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में यहां से चालू होता है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन मतलब दोबारा से किसी राजा का आ जाना। यहाँ पर चार्ल्स सेकंड राजा बन जाएगा, उस समय के बाद की बात कर रहे हैं। इस पीरियड को हम रेस्टोरेंट 1660 से लेकर के 1700 तक हम इसे रेस्टोरेशन के नाम से समझते हैं। इसमें क्या पॉपुलर हुआ, कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिल्कुल पॉपुलर हुआ। आप दो तरह की कॉमेडी देखोगे, एक है कॉमेडी ऑफ मैनर्स और एक दूसरा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता है एक आदमी के अंदर एक खास तरह के गुण का डेवलप होना, मतलब कोई बहुत ज्यादा बोलता है इसलिए कॉमेडी होती है, एक आदमी बहुत ज्यादा हंसता है इसलिए कॉमेडी होती है, या फिर एक आदमी बात बात पे रोता है इसलिए कॉमेडी होती है। किसी कैरेक्टर के अंदर एक ऐसा गुण होगा जो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम है, उसकी वजह से कॉमेडी होती है। एक आदमी सवाल ही सवाल पूछे जाता है, ठीक है, एक आदमी सोता, उसको नींद आ जाती है तुरंत बार बार, तो एक गुण ज्यादा होने की वजह से होगा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ मैनर का मतलब होता है कि जब किसी कैरेक्टर के अंदर किए गए एक्शंस, वो जो कुछ करेगा, कभी अलग काम कर सकता है, कभी अलग काम कर सकता है, किसी एक नहीं, मतलब स्थिति के हिसाब से अलग अलग तरह के जो एक्शंस हैं वो करता है, और उसको हम कहते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उसकी वजह से अगर कॉमेडी हो तो, जैसे विलियम वाइचरली का लाइक इसके लिए बहुत फेमस है, इट पोर्ट्रेड एरिस्टोक्रेटिक सोशल लाइफ, बिल्कुल हुआ था भाई। जो एरिस्टोक्रेटिक यानी कि राजघराने के जो लोग हैं, जो राजा लोग हैं या फिर कुलीन वर्ग है, उस कुलीन वर्ग के जो सामाजिक जीवन कैसा है उसको दर्शाया। इट स्ट्रिक्टली फॉलोड मिडाइवल मॉरलिटी थीम्स, नहीं ये नहीं था। फिर है विलियम कॉनग्रीव, ये बिल्कुल कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, विलियम कॉनग्रीव बिल्कुल द कंट्री वाइफ करके इसका बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो विच इज़ वेरी पॉपुलर, जिसमें कॉमेडी ऑफ मैनर कूट कूट के देखने को मिलता है। ए बी डी करेक्ट होंगे, इसमें सी गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वेयर वॉज डायरेक्ट मेथड वॉज डेवलप्ड। तो इसका तो आंसर क्लियर सा ही है, डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड के का एक नुकसान नहीं है। नॉट अ लिमिटेशन मतलब नुकसान नहीं है, आप यहाँ पर डिसएडवांटेज भी कह सकते थे। द मेथड रिक्वायर्स टीचर्स हैविंग नेटिव लाइक फ्लुएंसी इन टारगेट लैंग्वेज, ये नुकसान तो नहीं, ये तो अच्छी बात है। डिलिमिटेशन है, ये तो सॉरी डिलिमिटेशन है ना, कि इसको ऐसे ही टीचर चाहिए जिसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो इंग्लिश में। अ लॉट ऑफ टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड, हाँ भाई डायरेक्ट मेथड अगर आप काम में ले रहे हो तो आपको स्पीकर्स चाहिए, डिजिटल चीज़ें चाहिए, बहुत सारी आपको लैंग्वेज की लैब चाहिए, पोस्टर्स चाहिए। द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग इज डेलिबरेटली इग्नोर्ड, अरे नहीं भाई कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बोलने से संबंधित तो यह नहीं है। द मेथड इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन टीचर्स स्किल, बिल्कुल ठीक है, टीचर्स के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कमांड अराइज ये मोर देन डेड इन द पोएम सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे रेफर्स टू, किसकी तरफ इशारा करता है, द अराइवल ऑफ माइथोलॉजिकल हीरोज बाय डिवाइन म्यूजिक, नहीं, द अवेकनिंग ऑफ लाइफलेस मैटर,
into organized existence, हाँ ठीक है. The resurrection of souls during the last judgment, revival of artistic, नहीं. Second option correct होगा. But Saint Cecilia Day is honored in the poem because she introduced music to church rituals. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Invented the trumpet, नहीं. Created the first musical composition, नहीं. Perfected sacred music adding the organ, yes, organ को उन्होंने इजाद किया था और डिवाइन वर्शिप के लिए इसको यूज किया जाता था. 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा. और वो इतना खूबसूरत बजा ऑर्गन को प्ले करती थी कि जो अंतरिक्ष में, सॉरी, आसमान में तैरते हुए जो एंजल्स होते थे वो भी भटक करके जमीन पर आ जाते थे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ से मेजर 1 टेस्ट है और मेजर 1 के कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, तो देख लेते हैं फटाफट. तो द सूप टेस्ट डिलीशियस, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है. थर्ड ऑप्शन होगा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल फोक बैलेड्स. ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल फोक बैलेड्स हैं उनका कौन सा ऐसा हिस्सा है जो बेहतर तरीके से इनको दर्शाता है, तो ये आपको बताना है. ठीक है, यहां पर आपको ओके. द यूज ऑफ इंक्रीमेंटल रिपीटेशन ऑफ एडवांस नरेटिव, यूज ऑफ इंक्रीमेंटल रिपीटेशन टू एडवांस नरेटिव. हाँ, रिपीटेशन इसमें बार बार होती है जिसको हम रिफ्रेन भी बोलते हैं, रिफ्रेन. फिर एब्रप्ट ड्रामेटिक ओपनिंग इन मीडियाज रेज. अब आपको जब मीडिया इन मीडियाज रेज दिखे, इसका मतलब बीच में से ही ऐसा लगता है कि बीच में से ही ओपन की गई है पोएम को, अब्रप्ट ओपनिंग कहते हैं इसको. ये भी होता है, ये भी होता है. एक्सटेंसिव साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर मोटिवेशन, इसमें कोई कैरेक्टर का बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं होता है. साइकोलॉजिकल मतलब उसकी मानसिकता नहीं. वही बैलेड्स की बात है तो सीधा सीधा आप लाइक बस गाओगे गीत उसके. स्टॉक एपिथेट्स एंड ओरल फॉर्मुलाइक फ्रेजेस. हाँ, स्टॉक एपिथेट्स का मतलब जो निश्चित फ्रेज हैं उनको हम बार बार यूज करते हैं. ठीक है, फॉर्मुलाइक फ्रेजेस, बिल्कुल ठीक है. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. आगे बढ़ चलते हैं. पॉप्स एपिसल टू Arbuthnot 1735 is a significant as a neoclassical work because it defends Pope's own literary career and attacks, ये यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, ये बी, ये अलग है, अटैक्स बैड राइटर्स. बिल्कुल ठीक है. तो पोप क्या करता है, एक काम लिखता है, तो वो लिखता है एपिसल टू अर्बुथनॉट. इसका मतलब ये इसने इसलिए लिखा था क्योंकि भाई इसके ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा था कि इसका काम ऐसा है वैसा है, ये तो केवल ट्रांसलेशन का काम करता है, कुछ नया कुछ करता नहीं. तो ये अपने काम को भी, अपने लिटरेरी करियर को भी डिफेंड करता है और जो बुरे राइटर्स हैं, इसकी नज़र में जो बुरे राइटर्स हैं उन पे हमला भी कर देता है. दोनों काम एक साथ हो जाते हैं. In a song for Saint Cecilia Day, Dryden writes, "The soft complaining flute in dying notes discover the woes of hopeless lover." डिस्कवर का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्कवर का मतलब है रिवील करना, सामने लेके आती है. जो फ्लूट होती है ना, उसकी जो मधुर संगीत है, वो जब ऐसा उसके जो धीमे होते हुए स्वर हैं, स्वर या उसकी आवाज है, वो ऐसे लगते हैं जैसे कि जो प्रेमी हैं वो बहुत निराश होकर के दुख में रो रहे हों. द लॉजिकल मूवमेंट ऑफ द सन राइजिंग अक्रॉस, मतलब किस तरह से सन राइजिंग पोएम बढ़ेगी भाई आगे. सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिसमिस करता है वो किसको, सूर्य की जो पावर है, सूर्य की जो जो कहे कि सूर्य एकदम से पावरफुल है, उसकी उसकी चलेगी, तो उसको डिसमिस करता है. फिर असर्ट करता है कि वो खुद कैसा है, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं ही हूँ इस पूरी दुनिया, मैं पूरी दुनिया हूँ और मैं ही पूरी दुनिया का राजा हूँ. ये जितने भी राजकुमार तुम्हें जगह जगह पे नजर आ रहे हैं, ये मेरे ही रूप है और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी कमरे को गर्म करो क्योंकि यही दुनिया तुम्हारे लिए यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स का सेंटर है ये मेरा बेड. ठीक है, तो वो इस तरह की मैग्निमस बातें करता है बढ़ा चढ़ा करके. तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, मतलब जो बेकार इंसान होते हैं वो पढ़ाई को क्या करते हैं, क्राफ्टी मतलब वैसे तो होते हैं चालाक फालतू के. सिंपल मैन एडमायर, साधारण बेवकूफ आदमी भी कह सकते हो. यहाँ पर क्राफ्टी का मतलब चतुर चालाक, जो कपटी लोग हैं, यस, कपटी लोग हैं, वो पढ़ाई को क्या करते हैं,
आलोचना करते हैं, साधारण मैन उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बुद्धिमान आदमी पढ़ाई का उपयोग करते हैं। यह जो फिगर ऑफ स्पीच है यह क्या है? ये एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस होने का मतलब होता है एक दूसरे के विपरीत बातें, और ट्राई कॉलन मतलब तीन है, तो ठीक है। ये हालांकि थोड़ा सा ऐसा इलॉजिकल सा क्वेश्चन है, बट नो वरीज। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल पहचानना है आपको, कौन सा होगा? ही इज यूरोपियन बट ही स्पीक्स फ्लुएंट हिंदी। भाई यार यहाँ पर तो क्या होगा? अगर हम ही इज अ यूरोपियन होगा, रीजन क्या है कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नाउन की, सॉरी यहाँ पर आपको लग रहा होगा ई की वजह से क्या साउंड होना चाहिए एन का, लेकिन बोलते क्या है? य, यूरोपियन, तो ए होगा। ही इज अ यूरोपियन, तो दो में ए है, इसमें भी इसमें है, बट ही स्पीक्स अ फ्लुएंट हिंदी होगा। अब हिंदी की टाइप बता रही है, ठीक है। अगर किसी भी भाषा के नाम से पहले फ्लुएंट, वीक या फिर गुड इस तरह का कोई भी शब्द दिया जाए, मतलब कोई दूसरे तरह का एडजेक्टिव दे दे, तो वो एक खास तरह की कैटेगरी बन जाएगी, और कई कैटेगरियों में से एक की बात कर रही हूँ इसलिए आर्टिकल ए का प्रयोग, तो दोनों में ए होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। ही प्लेज गिटार। याद रखो, गिटार या फिर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने की बात आए तब तो द होगा। इन अ बैंड। इन अ बैंड, एक बैंड जो कि परफॉर्म करता है वीकेंड्स पर, तो द और ए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, फिर क्या है? ब्लैंक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। देखो ये यहाँ पर ये किसके लिए आ रहा है? इसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हु पास्ड इन एग्जामिनेशन दिस ईयर रिमा इज रिमार्केबल। यहाँ पर आप बात कर रहे हो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हो? हु पास्ड इन एग्जामिनेशन दिस ईयर। ओके, यहाँ पर ये तो आ रहा है इसके लिए, तो यहाँ पर तो ये ठीक है, इज रिमार्केबल। यहाँ पर द नंबर होगा, क्योंकि वो निश्चित संख्या जो इस बार पास हुए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन, दोनों तरफ द होगा, ठीक है। इस साल की जो परीक्षा है निश्चित है। फिर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्री सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एंड एडवर्ब पैटर्न द एडवर्बियल इज कंसीडर्ड ऑब्लिगेटरी व्हेन। एडवर्ब ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य तब मानी जाती है जब एडवर्ब का जवाब देना जरूरी हो। जैसे कि अगर मान लो कि मैं लिखूं वह गया, ही वेंट, तो आप ये नहीं पूछोगे कि किसके साथ गया, कैसे गया। सवाल ये सीधा पहले ये बनेगा कि कहाँ, तो इसके साथ प्लेस होना जरूरी है। कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जिस तरह से एक वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब को, इसी तरह से कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको आपको 100% एडवर्ब देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई विल कम, मैं आऊंगा, तो सवाल ये होगा कि कहाँ आऊंगा, जगह बताओ पहले, फिर सवाल ये भी हो सकता है कि कब, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एडवर्ब को कब ऑब्लिगेटरी माना जाता है? इट प्रोवाइड्स ऑप्शनल बैकग्राउंड नहीं, इट रिमूवल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर आप उसको हटा दो तो ग्रामर की दृष्टि से सेंटेंस अधूरा हो जाता है। इट मॉडिफाइज द एडजेक्टिव्स, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। इट एक्सप्रेसेस द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड द होल सेंटेंस, नहीं। ठीक है, अगला सेंटेंस है, देखो यहां पर कहा गया है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर टाइम्स। वर्ड्सवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आ चुकी है, और ये मेटाफोरिकल लाइन है। हालांकि इसके अंदर वी मच विद अस, विद, यहाँ पर ये लाइन भी तो ठीक है, डब्ल्यू साउंड को रेटोरिकल एम्फेसिस, हाँ यहाँ से देखो, इसमें इसका एलिट्रेशन, ये आधी बात तो सच है, लेकिन रेटोरिकल एम्फेसिस नहीं है ना। रेटोरिकल एम्फेसिस होता है मतलब प्रश्न पूछ पूछ करके बार बार कि ऐसा है ना, ऐसा है ना करके, तो उस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको रेटोरिकल एम्फेसिस कहते हैं, वो इसमें नहीं है। आधी बात सच है, तो मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन देखो, peer editing in the writing classroom is valuable because it develops critical reading skills and metacognitive awareness। ठीक बात है। When students read each other's work as editors, they apply the same evaluative criteria to a peer's writing that they need to apply to their own। बिल्कुल ठीक। Developing the ability to evaluate writing quality from a reader's perspective rather than only a writer's, दोनों सही हैं। भाई आप ये कह रहे हो कि पीयर का मतलब होता है क्लासमेट। जब क्लासमेट क्या करता है, आपका काम जब क्लासमेट चेक करेगा, आपने जो लिखा उसको क्लासमेट चेक करेगा, उसको जब पढ़ेगा, तो वो उसको पढ़ करके वो अपनी जो राइटिंग एबिलिटी है और जो क्रिटिकल रीडिंग स्किल्स है उसको भी सुधारता है, ठीक है। तो दूसरा,
ऐसा कैसे होता है ये समझाया गया है। जब एक स्टूडेंट अपने क्लासमेट की नोटबुक को चेक करता है तो वह केवल उसे लिखने के नजरिए से नहीं देखता, वो एक रीडर के नजरिए से भी देखता है कि ये पढ़ने में कैसा लग रहा है। तो सेम चीजें दोनों एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं, दोनों क्लासमेट एक दूसरे के वर्क को चेक करते हुए अप्लाई करते हैं और वो इस चीज को डेवलप करते हैं, उनकी राइटिंग भी सुधर जाती है और रीडिंग भी सुधर जाती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों बोथ ए एंड आर राइट और करेक्ट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स नियोक्लासिकल क्रिटिकल पोजीशंस held by Dryden in an essay of dramatic poesy। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, essay on dramatic poesy। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो सही तरीके से दर्शाता है? ड्राइडन स्पोक्समैन नेंदर नेंदर डिफेंड्स इंग्लिश ड्रामा, मतलब यहाँ पर नेंदर नाम का कैरेक्टर है, ड्राइडन ने इसको चुना है, इसके नाम से ड्राइडन खुद बोल रहा है। ठीक है, तो वो उसकी तरफ से जब बोलेगा तो वो भाई फ्रेंच का जो इंसिस्टेंस है ऑन स्ट्रिक्ट यूनिटीज, इसकी तरफ बात करता है, इसके खिलाफ बोलता है, सॉरी, है ना, वो क्लासिकल लिटरेचर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट है, ड्राइडन आर्ग्यू करता है दैट राइम इज सुपीरियर टू ब्लैंक वर्स, मतलब जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेगा, हीरोइक कपलेट को हर बार यूज किया है, ब्लैंक वर्स के तो अगेंस्ट ही था, ये बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, ये याद रखना कि ये हीरोइक कपलेट के लिए फेमस है तो राइमिंग पे ज्यादा ध्यान देगा। ड्राइडन अनरिजर्वडली कंडेम्स शेक्सपियर फॉर वायलेटिंग थ्री यूनिटीज। थ्री यूनिटीज क्या है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था एरिस्टोटल वाली, कि जो भी ड्रामा लिखा जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाली जो थ्री यूनिटीज हैं उसको अवॉइड करने के लिए शेक्सपियर ने कई जगह पे काम में नहीं लिया, तो उसके लिए ड्राइडन इसको क्रिटिसाइज करता है, ये बात गलत है। ये बात सच है कि शेक्सपियर ने इसको वायलेट किया, लेकिन ड्राइडन इसको अप्रिशिएट करता है, ये कहते हुए कि उसने बड़ा स्मार्टली किया, उसने अच्छे से किया है, अप्रिसिएशन है। ठीक इसी तरह का काम सैमुअल जॉनसन ने भी इसको अप्रिशिएट किया इस चीज के लिए। ड्राइडन एक्नॉलेजेस शेक्सपियर्स ग्रेटनेस व्हाइल नथिंग हिज इरेगुलरिटीज। हाँ बिल्कुल, इसने इसको एक्नॉलेज किया है, ग्रेटनेस की बात करता है। तो ये तीन सही हो गए, सॉरी थर्ड वाला गलत है, ये वाला कंडेम नहीं करता। ठीक है, तो इसमें थर्ड नहीं हो सकता, इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है, सारे हो नहीं सकते, एक ही बचा, आंसर हो गया। आगे बढ़ जाओ। ड्राइडन का क्लेम है कि सॉन्ग, ए सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे, दैट म्यूजिक रेज्ड अ मॉर्टल टू द स्काईज रेफर टू, किसकी तरफ है? म्यूजिक कैन नॉट एक्चुअली अफेक्ट ग्रेट मिलिट्री कमांडर्स, ऐसा कुछ नहीं। सेंट सिसिलिया ड्रू एन एंजल डाउन, ये बात भी ठीक है। जुबेल इवेंचुअली ओवरकेम द म्यूजिक ऑफ पावर, अरे भाई नहीं, वो तो था ही कोर्ड बजाने वाला। द टू पोएम्स आर्ग्यू कॉन्ट्राडिक्टरी, द टू पोएम्स आर्ग्यू कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशंस एंड मस्ट बी रेड आयरनिकली। दो पोएम्स कौन सी हैं भाई? द टू पोएम्स आर्ग्यू, दो पोएम्स कौन सी हैं? ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, इट शुड बी डिलीटेड है ना। ये मेरे ख्याल से ना एक और पोएम है जॉन ड्राइडन की, अलेक्जेंडर्स फीस्ट, वो भी इसी के जैसी है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, बट उन दोनों को मिल करके ये सवाल बना हुआ है शायद, तो इट शुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी डिलीटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, love all alike, no season knows, nor climb, nor hours, days, months, which are the rags of time, in this couplet from sunrising done a philosophical claim is। ये वही बात है भाई, प्रेम जो है ना वो सबके लिए एक जैसा, सब समय में एक जैसा रहेगा, ना ही तो उसे सीजन से फर्क पड़ेगा, ना ही क्लाइमेट से, ना इसे घंटों से फर्क पड़ता है, ना दिन से, ना मंथ से। ये सब चीजें क्या हैं? समय के फटे हुए चीथड़े, इनकी कोई औकात नहीं है प्रेम के आगे, ऐसा कहता है ड्राइडन अपनी पोएम में। ठीक है, तो टाइम एंड लव आर नेचुरल अलाइज, नहीं। ट्रू लव एग्जिस्ट आउटसाइड टेम्पोरल मेजरमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। सीजन एंड आवर्स आर ब्यूटीफुल, नहीं। फिर लवर्स शुड इग्नोर द सन बिकॉज, नहीं। ये क्या है? ये कह रहा है कि जो प्रेम है वो जो टेम्परेरी मेजरमेंट है, मतलब कुछ समय के जो मानक पैमाने हैं आपके, उनसे बहुत परे की बात करता है। ठीक है, फिर द फ्रेज बोथ both the Indias of species are mine and mine, species and mine, एक तो जहां से स्पीसीज मिलता है और एक जहां से माइन मतलब खान है, वो खीरे की खदान। द सन राइजिंग यूजेस सिनिक डकी टू, किसके लिए? डिस्क्राइब द बिलव्ड एक्सोटिक ऑफ फॉरेन ओरिजिन्स, नहीं। रिप्रेजेंट द स्पाइस ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया, और जो गोल्ड माइंस हैं
वो किसका है, वेस्ट इंडीज के साथ में। तो इस चीज को दर्शाता है ये, ठीक है। Which of the following are correct statement about metaphysical conceit? Metaphysical conceit के बारे में हमने बात करी कि ये बहुत ही बेतुके होते हैं, बेमेल होते हैं। It is an extended, logically developed comparison between two strikingly unlike things. दो एकदम से अजीब चीजें जो एक दूसरे में कोई सिमिलरिटी नहीं रखती हैं, ऐसी चीजों के लिए होता है। इट डिफर्स फ्रॉम द पेट्रार्कन कंसीट, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। जॉन डन्स वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये जॉन डन की एक और मेटाफिजिकल पोएट्री है जिसके अंदर वो कंपास को यूज करता है, किसके लिए, कंसीट, जिसमें कंपैरिजन मतलब कंपास को मेटाफर बना रहा है, किसके लिए, इसके जरिए वो दर्शा रहा है दो प्रेमियों को। सैमुअल जॉनसन प्रेज्ड मेटाफिजिकल कंसीट्स, नहीं, सैमुअल जॉनसन ने तो मेटाफिजिकल को आलोचना की है, तारीफ नहीं की। फोर्थ गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 87 accused was found guilty blank, judge sentenced him, the accused, आरोपी को गिल्टी पाया गया, जज ने उसको भेज दिया, the judge sentenced him to jail 3 years, the entire court, सब में द होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। everybody worships the rising sun, everybody सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैच द फॉलोइंग करना है। नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया है, नेगेटिव कैपेबिलिटी का काम भाई ये किसने दिया है, फिर है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये एक और है, फिर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। और भी एक है इसके अंदर, एक सेकंड, 3 का मैच कराना है या फिर 4th भी है, एक और है, यस, क्योंकि नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स से संबंधित है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी किससे ऊपर है, ए के ऊपर है, ए के साथ होना चाहिए 4, ए के साथ होना चाहिए 4, आंसर इससे हो जाएगा, बाकी आपको क्यों भागना है, बाकी देख लेना। एसोसिएशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीजे रोसिटी की सिस्टर हेलन है, उसका बैलेड किस लिए जाना जाता है, यूज ऑफ हेरोइक कपलेट तो नहीं है, ठीक है। सुपरस्टिशन का कोई सीन है, इट इज अ ड्रामेटिक डायलॉग, ओके, एंड सुपर सब्जेक्ट के ऊपर, हाँ, सुपर सब्जेक्ट यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिसमें भूत प्रेत आत्माएं या फिर जादू जैसी बातें हों, उसको हम सुपर सब्जेक्ट कहते हैं। तो हाँ, सिस्टर हेलन के अंदर ऐसा ही है, ठीक है। एक वो खूबसूरत एक फ्रूट होता है जिसको खा लेने के बाद में लड़कियां मदहोश हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। हु कंपोज द म्यूजिकल सेटिंग फॉर ड्राइडन्स अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे, म्यूजिकल सेटिंग मतलब इसकी जो लैब बनाई थी इस पोएम की, वो किसने तय करी थी, तो उसका नाम याद रखना आप, जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल, ठीक है। फॉर अ लेटर सेटिंग, आप इसका नाम याद रखना, वो इंसान है जिसने इस कविता की जो म्यूजिकल सेटिंग है वो डिसाइड की। अगला है आपके पास में कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है सॉन्ग फॉर सेंट सोसिलिया डे, वो क्या होता है। देखो, द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम कियोस थ्रू म्यूजिकल हारमोनी, बिल्कुल सही बात है, मतलब चीजें बिखरी पड़ी थी, द नेचर है उसका सर है दबा पड़ा था, उसके जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े थे, फिर जैसे म्यूजिकल हारमोनी आती है तो वो सब एक कतार में आ गए। एट द लास्ट जजमेंट द ट्रम्पेट विल अनट्यून द स्काई, बिल्कुल सही है, मतलब जो आसमान जो हमारी सृष्टि बनी हुई है उसको सबको तबाह कौन कर देगा, जो ट्रम्पेट बजेंगी लास्ट जजमेंट, यानी कि जब ईश्वर सब आत्माओं का हिसाब किताब कर चुके होंगे तब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। द पोएम का जो स्ट्रक्चर है यह अपने आप में एक सर्कुलर है, क्रिएशन टू एपोक्लिप्स, ठीक है। एपोक्लिप्सी का मतलब होता है नष्ट, ठीक है, या फिर उत्पत्ति से विनाश, तो ये एक चक्कर बताया है, बिल्कुल सही बात है, पहले निर्माण होगा फिर चीजें आगे बढ़ेंगी फिर समाप्ति हो जाएगी। द पोएम आर्ग्यूज दैट साइलेंस इज द ट्रू सोर्स ऑफ डिवाइन क्रिएशन, नहीं भाई म्यूजिक है ना, ये गलत हो गया, तो 1 2 3 सही है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर होगा बैकेंस की ऑफ स्टडी पहली बार पब्लिश होती है 1597, बिल्कुल ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज एसेज, ठीक है। पर द एक्सपेंडेड वर्जन अपीयर्ड इन, किसमें हुआ था, 1612 में भी हुआ है, 1625 में भी हुआ है, 20 और 1605 हटा दो, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। विद सिग्निफिकेंट एडिशन टू द ओरिजिनल टेक्स्ट, फिर है इन द फाइनल डेफिनेटिव एडिशन ऑफ द एसेज, तो ये किस, अच्छा आपको तो केवल एक के बारे में बताना है कि ये जो ऑफ स्टडीज वाला जो एसे है ये किसके अंदर पब्लिश हुआ था, तो ये फाइनल वाले के अंदर आता है, यानी कि 1625 के अंदर इसको शामिल किया गया था।
फिर है प्रोग्रेस हैज बीन मेड, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मतलब वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए। प्रोग्रेस को हम अनकाउंटेबल नाउन मैनी नहीं आ सकता, सेवरल नहीं आ सकता, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी प्रोग्रेस हुई है कि ज्यादा हुई है ये देखना है, ठीक है। फिर आगे अ फ्यू, सेवरल, अ ग्रेट डील ऑफ, मच ऑफ, ये तो सारे सेम ही चल सकते हैं। तो प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन डिस्ट्रिक्ट्स बट वर्क स्टिल रिमेन्स, अरे भाई मतलब बहुत प्रोग्रेस हुई है, मच, ठीक है, लेकिन थोड़े कुछ कुछ जिलों के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन अभी भी बहुत सारा, अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत सारा काम अभी भी बाकी है पूरा करना, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑफ द टू, देखो जब दो की बात करते हैं तो दो के लिए बोथ ऑफ द टू कैंडिडेट्स वॉज, बोथ तो नहीं आ सकता अब क्योंकि वॉज आ रहा है सिंगुलर होगा, ठीक है। नन भी नहीं आएगा, आइदर होगा या नाइदर होगा, नाइदर बनाएगा नेगेटिव, आइदर बनाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑफ द टू कैंडिडेट्स वॉज सुटेबल फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन लैग्ड। अब यहाँ पर ईच एप्लीकेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर है। एवरी इलेक्शन अगर करना चाहते हैं तो लैग्ड दी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यस, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी, हर एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई कमी थी। द कमिटी फाउंड ब्लैंक एविडेंस टू सपोर्ट, अब यहाँ पर एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, दो यहाँ पर देखो एविडेंस को हम फ्यू तो नहीं कह सकते, प्लूरल आता है, लेस कंपैरिजन के लिए होता है, तो या तो लिटिल हो सकता है, अ लिटिल तो पर्याप्त होता है, और लिटिल क्या है, अपर्याप्त, तो पर्याप्त मिले कि अपर्याप्त मिले। मेंबर्स, मेंबर्स काउंटेबल हैं, तो भाई ये पॉजिटिव सेंटेंस में जाएगा, तो ये होना चाहिए आपके पास फर्स्ट। स्टूडेंट इन ब्लैंक डिपार्टमेंट मस्ट सबमिट ब्लैंक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लास्ट में द होगा, क्या होना चाहिए, एवरी स्टूडेंट इन ईच डिपार्टमेंट मस्ट सबमिट दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इजी है। एफर्ट्स हैव बीन मेड टू द रिजॉल्व द डिस्प्यूट बट, देखो एफर्ट्स प्लूरल है, मच नहीं हो सकता, एफ यू हो सकता है, मैनी हो सकता है, सेवरल करने की जरूरत, कर भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। देखो कई कई के अर्थ में सेवरल और मैनी दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यू थोड़ा कम बताता है। आगे बट कॉन्ट्रास्ट दिया है, सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड, अरे भाई फिर तो कोई समाधान ही नहीं निकला, सॉल्यूशन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम नो रख सकते हैं। और लिटिल कैसे आएगा, ये काउंटेबल है ना, काउंटेबल के साथ नो तो जमेगा, नन नहीं जमेगा, नन प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो बच गया आपके पास में सिर्फ एक। एडजेक्टिव नहीं हो सकता मतलब यहाँ पर सीधा लिखूंगा तो नाउन आ रहा है ना, नन ऑफ, नन के बाद में ऑफ आता है जो कि नहीं दिया गया, तो ये प्रोनाउन हो सकता है। ही स्पेंट ईयर्स, ईयर्स काउंट है, मच नहीं होगा, ठीक है। फ्यू नेगेटिव में होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विलेज एंड गेन्ड इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, तो भाई उसने कई साल बिताए होंगे ना, फ्यू नेगेटिव में नहीं होगा, मैनी और सेवरल में से कर सकते हैं। फिर इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस, गेन्ड, फिर अ इनवैल्यूएबल तो नहीं होगा क्योंकि एन होता ए और एन में से चुनते तो, ठीक है, ये भी हट गया, क्या होगा, एवरी इन इन ग्रास रूट्स एंड एडमिशन क्या है, he spent many years in, सॉरी मैं अलग पढ़ रहा हूँ ना, he spent years, ये वाला जो इस स्पेस के लिए रिमोट डिस्ट्रिक्ट, रिमोट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के लिए चाहिए आपको, तो होना चाहिए इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सम के बाद प्लूरल हो जाता, प्लूरल नहीं है, 4 नंबर आंसर होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, इज मोस्ट एक्यूरेट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो ज्यादा उचित है। इट वॉज ग्राउंडेड इन बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी, नहीं भाई, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर तो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, एएलएम चलता है इसके ऊपर तो। इट डेवलप्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट, नहीं, या तो स्ट्रक्चरल मेथड या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड है इस पे तो। इट इमर्ज फ्रॉम कम्युनिकेटिव नीड्स, अरे भाई ट्रेवलर्स वगैरह के लिए इसकी, ये सीएलटी की बात कर रहा है। It lacked systematic grounding in any formal linguistic or learning theory, हाँ, ट्रांसलेशन मेथड में जो सिस्टमैटिक और फॉर्मल लिंग्विस्टिक थ्योरी नहीं थी, ये बिल्कुल ठीक बात है। 4 नंबर हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपयुक्त है जीटी मेथड के लिए। शेक्सपियर्स की जो लाइन है, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ग्रेव मैन, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो भाई ग्रेव का मतलब एक तो होता है कब्र और एक होता है सीरियस, तो दोनों अर्थ आते हैं जब आप एक ही शब्द को दो अलग अलग अर्थ में यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक मजाक भी क्रिएट हो रहा है, फन के लिए यूज किया गया है, मतलब मेरे लिए
अगर तुम मुझे कल ढूंढोगे तो कल मैं तुम्हें ग्रेव मैन मिलूंगा, मतलब कब्र में दफन आदमी मिलूंगा या एक सीरियस आदमी, दोनों अर्थ सही भी हो रहे हैं तो ये पन होगा। ठीक है, पन क्या होता है? पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर, भाई पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अगर हम मान लो कि एक शब्द का यूज करते हैं तो उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, दोनों सही होते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं कहूं फिशेज आर स्मार्ट, फिशेज स्मार्ट हैं बिकॉज दे लिव इन स्कूल, वो स्कूल में रहती हैं। अब यहाँ पर दे लिव इन स्कूल, स्कूल एक्चुअल में पढ़ने वाला स्कूल नहीं है। फिशेज आर स्मार्ट, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि फिशेज इंटेलिजेंट हैं क्योंकि वो एक झुंड में रहती हैं, मछलियों के झुंड को भी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, और स्मार्टनेस के लिए, इंटेलिजेंट के लिए हम ये भी तो कह सकते हैं कि पढ़ने पढ़ाने वाला जो स्कूल है वो भी इंटेलिजेंट तो बनाता है, तो ये भी सही है। आगे आ जाओ। वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर और assuredly we shall all hang separately। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये लाइन बोली थी। ठीक है, कि भाई क्यों नहीं हम सब लोग, यहाँ पे ये जो हैंग है, इस हैंग का मतलब है साथ में मिलकर संघर्ष करते हैं। चलो हम साथ में मिलकर संघर्ष करते हैं, वरना निश्चित ही है कि भाई जब ये क्रांति खत्म होगी हमारी, उसके बाद में हम सब लोगों को अलग अलग फांसी पे तो लटकाया जाएगा। यहाँ पर हैंग का मतलब अलग है, यहाँ पे हैंग का मतलब अलग है, ये भी क्या होगा? पन। ठीक, ओके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आगे के सॉल्यूशंस आपको अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, सी यू।